पहली बड़ी खबर आ रही है कि कोलोराडो स्टेट अमेरिका का वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कल के दिन। उसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को 2024 के इलेक्शन के लिए बर्खास्त कर दिया है। पहले हम देख लेते हैं कि मामला क्या है। 2020 का जो इलेक्शन था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को हार हुई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें फ्रॉड का आरोप लगाया। उन्होंने कहा इसमें मेरे को ज़बरदस्ती हराया गया है। तो उन्होंने क्या किया, अपने समर्थकों को भड़काना शुरू कर दिया। तो 6 जनवरी के दिन उन्होंने ऐसी ही एक रैली निकाली थी और उस रैली में उन्होंने अपने समर्थकों को भड़काया। तो उनके समर्थकों ने जो पार्लियामेंट में चले गए, वहाँ पर पार्लियामेंट को कैपिटल हिल के नाम से जाना जाता है, तो कैपिटल हिल में घुस के उन्होंने वहाँ पर दंगा फसाद कर दिया। तो दंगा फसाद जब उन्होंने किया तो वहाँ पर उसी दिन पार्लियामेंट में जो जो बाइडन को सर्टिफाई किया जा रहा था, उनके इलेक्शन जो जीत गए थे उसको सर्टिफिकेशन मिल रहा था उस दिन। तो उस सर्टिफिकेशन को रोकना चाहते थे वो, तभी उन्होंने उस दिन उसी इलाके में हमला किया था। ये अब मामला कोर्ट में जा रखा है। और लगभग जब से ये घटना हुई है 2021 के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कई स्टेटों में केस चला है और तरह तरह के केसेस डोनाल्ड ट्रंप में दूसरे भी चल रहे हैं। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर इस केस की बात करें तो इस केस में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपने समर्थकों को भड़काया और दंगा फसाद कराने में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका है। तो उसी को लेके कोलोराडो में स्टेट में ये केस है। और कोलोराडो में देखा जाए तो कोलोराडो में शुरुआत में लोअर कोर्ट में ये मामला गया था। लोअर कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बैन नहीं लगाया था। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने, हमको इतना एविडेंस नहीं मिल पाया कि हम डोनाल्ड ट्रंप को बैन लगा सकें उनके इलेक्शन लड़ने में के ऊपर। तो फिर ये मामला कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो अमेंडमेंट 14 अमेंडमेंट था उसका हवाला देके हुए डोनाल्ड ट्रंप को बर्खास्त कर दिया। उनके जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आने वाले 2024 के लिए, उसके लिए उनको इनएलिजिबल करा दिया। 14 अमेंडमेंट ये 1868 में लाया गया था। 1868 के दौर में अगर देखा जाए तो उससे कुछ साल पहले सिविल वार हुआ था अमेरिका में। तो सिविल वार में जो कन्फेडरेट लोग थे जो अमेरिका से अलग हो गए थे और उन्होंने अलग देश कन्फेडरेशन बना दिया था उन्होंने। तो अमेरिका के जो उस समय प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने सिविल वार की शुरुआत की थी और उन्होंने जो अलग हुए राज्य थे उनको मिला दिया आखिरकार। तो उन नेताओं को, जिन नेताओं ने अमेरिका से अलग हो गए थे, तो उनको पनिशमेंट देने के लिए ये 14 अमेंडमेंट लाया गया था। 14 अमेंडमेंट में जो सेक्शन 3 है उसमें ये पर्टिकुलरली कहा गया है कि कोई भी अगर पॉलिटिशियन या कोई ऑफिशियल जो यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेता है और उस शपथ की अवहेलना करता है, यानी वो अपने देश को तोड़ने की बात करता है या फिर अपने देश को वहाँ पर इंसरेक्शन शुरुआत करना चाहता है। यानी इंसरेक्शन को कैसे कह सकते हैं हम, अगर विद्रोह शुरू करना चाहता है देश के अंदर, तो ऐसे किसी व्यक्ति को उसको उसके जो पद से उसको बर्खास्त किया जा सकता है और उसमें फ्यूचर में वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये आर्टिकल जो अमेंडमेंट 14 है उसके सेक्शन 3 में कहा गया है ये चीज़ें। तो ये 1868 में इसको वहाँ के कांग्रेस ने इसको पास कराया था ये अमेंडमेंट को। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट जो ट्रंप थे उन्होंने भी कुछ ऐसी हरकतें की थी। जनवरी 6 2021 के दिन उन्होंने अपने समर्थकों को भड़काया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज़ को उसने कहा है कि अमेंडमेंट 14 के सेक्शन 3 के तहत हम डोनाल्ड ट्रंप को 2024 के इलेक्शन के लिए उनको बर्खास्त कर रहे हैं। अब पहली चीज़ ये है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि इस रिज़ल्ट जो कल वर्डिक्ट आया है तो इस वर्डिक्ट का क्या क्या असर पड़ेगा। पहली बात है कि ये जो वर्डिक्ट है कोलोराडो स्टेट में है, केवल कोलोराडो स्टेट में ही वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अभी प्राइमरी इलेक्शन होने, रिपब्लिकन पार्टी के इस समय कई कैंडिडेट खड़े हो रखे हैं, तो उनमें से एक डोनाल्ड ट्रंप है। तो डोनाल्ड ट्रंप को अगर रिपब्लिकन पार्टी का नॉमिनी बनना है तो पहले उनको अपने जो कंटेंडर है रिपब्लिकन पार्टी, उनके साथ प्राइमरी में इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो उसमें अभी उनको जो कोलोराडो स्टेट में जो प्राइमरी इलेक्शन होगा उसके लिए उनको अभी इनएलिजिबल कर दिया गया है इस रिजल्ट वर्डिक्ट आने के बाद कल के दिन। और बात की जाए तो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप और उनके पास टाइम भी है। जो ये कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना जो वर्डिक्ट है वो तो कल दे दिया, लेकिन उसने अभी इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको 4 जनवरी के लिए अभी तक उसने डिले कर दिया है। यानी 4 जनवरी तक का टाइम है डोनाल्ड ट्रंप के पास। वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जो यूएस सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर वो अपनी अर्जी डाल सकते हैं। अगर बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप इनका स्टेटमेंट भी आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये
कल का दिन हमारे देश के लिए बहुत बुरा दिन था। और वो लगातार ये बातें कहते रहे कि जब से वो राष्ट्रपति पद से हटे तब से उनके ऊपर झूठे केसेस लगाए गए जो बाइडेन द्वारा। अभी देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कुल मिला के 91 केसेस हैं और उनको तरह तरह के केसेस में इस समय जूझना पड़ रहा है। हालांकि वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, अपनी पॉपुलैरिटी को वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार वो जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रूथ सोशल, वहाँ पर वो इसी चीज़ों को कहते हैं कि ये जो केसेस है ये मेरे को फंसाने के लिए किया जा रहा है। और लगता है इनका इस चीज़ का उनको फ़ायदा भी पहुँच रहा है। ट्रम्प की जो जब से केसेस उनके ऊपर लगने शुरू हुए तब से ट्रम्प का जो पॉपुलैरिटी वो बढ़ चुकी है। लोग भी मान रहे हैं कि ट्रम्प को फंसाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। अगर हम देखा जाए तो दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी रिस्पांस आने लगी है। रिपब्लिकन पार्टी में देखा जाए तो रिपब्लिकन पार्टी इस समय डोनाल्ड ट्रंप के पूरे कब्जे में है लगभग। अगर देखा जाए तो सभी नेता भी रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। तो विवेक रामास्वामी जो इस समय रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनी है, तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पूरा समर्थन किया है। उन्होंने कहा ये जो कल का जजमेंट है ये गलत जजमेंट है। और अगर बात की जाए तो उन्होंने खुद कह दिया कि मैं भी कोलोराडो के प्राइमरी इलेक्शन में नहीं लड़ूंगा। और उन्होंने दूसरे नॉमिनियों को भी कहा है कि आप भी मत लड़िए, हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमें सॉलिडेरिटी दिखानी चाहिए। बात की जाए कि रॉन डिसेंटिस भी एक रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनी है, तो उनका स्टेटमेंट थोड़ा अलग आया है। उन्होंने कहा है कि कल का जो वर्डिक्ट है वो गलत है, वो ऐसा नहीं आना चाहता। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जो वर्डिक्ट है इसका फ़ायदा डोनाल्ड ट्रंप उठाने की कोशिश करेंगे अपनी जो पोजीशन है उसको मजबूत बनाने के लिए। इसके अलावा रॉन डिसेंटिस कह रहे हैं कि ये जो फिक्सिंग हो रखी है, जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप की फिक्सिंग हो रखी है, इससे क्या है कि जो केसेस जब से लगने शुरू हो गए डोनाल्ड ट्रंप में तब से डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। तो उनका कहना है कि ये सब फिक्सिंग है और ये कल का जो रिज़ल्ट आया वो गलत रिज़ल्ट था, ये वर्डिक्ट ऐसा नहीं आना चाहिए था। अगर बात की जाए हम इसी केस के ऊपर देख लेते कि ये जो ये जो मामला है ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है, पक्का है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में इस समय टोटल मिला के 9 जजेस है। 9 जजेस में से 6 जजेस इस समय कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी से है। और अपने जब प्रेसिडेंसी के दौरान ट्रंप ने 3 जजों को सुप्रीम कोर्ट में भेजा था, तो कुल मिला के जो 9 जजेस है उनमें से 3 जजेस को तो ट्रंप ने ही नॉमिनेट किया था। और आइडियोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो 6 जजेस इस समय कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के हिसाब से चलते हैं और 3 जजेस इस समय डेमोक्रेटिक लीनिंग आइडियोलॉजी के हिसाब से। तो इसका मतलब ये है कि ट्रंप को लगभग उनको यहाँ पर राहत मिल सकती है, चांसेस है कि उनको राहत मिल जाएगी यहाँ पर। और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट इस समय कंजर्वेटिव है। जिस तरह से उसने पिछले 2-3 साल में फैसले सुनाए, उसने एबॉर्शन के ऊपर बड़ा फैसला सुनाया था, इसके अलावा दूसरे मुद्दों में भी उसने फैसला सुनाया था। तो इस सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जाने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप को ऊपर एक और केस और चल रहा है जिसमें एक लॉयर जा रखा है। लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है जब वो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति दौरान में जो उन्होंने कुछ गलत काम किए थे तो क्या उनको पनिशमेंट मिल सकता है। आमतौर में क्या होता है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो जब तक राष्ट्रपति रहता है, यानी जिस दौरान वो राष्ट्रपति रहता है तब तक उसके ऊपर चाहे वो कुछ भी गलत काम कर दे तो उसके ऊपर वो पार्डन हो जाता है, उसका मतलब उसको माफ़ी मिल जाती है। लेकिन ये अभी सिविल केसेस तक ही ये राहत है, मतलब ये अभी तक सिविल केसेस में ही जो राष्ट्रपति है उसको राहत मिल सकती है। अब क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने ये है, क्या क्रिमिनल ऑफेंस में भी राष्ट्रपति को राहत मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। तो उसी को लेकर केस है, उसमें भी अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो ट्रंप की बात की जाए तो ट्रंप अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा तो ट्रंप को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जल्दी ये सारा सुनवाई होके और सुप्रीम कोर्ट भी अपना वर्डिक्ट दे दे। अभी प्राइमरी इलेक्शन आने वाले हैं, आयोवा में शुरू हो जाएगा, अभी 1-2 महीने में हो जाएगा ये प्राइमरी इलेक्शन। और धीरे धीरे करके ये पिछले आने वाले जितने 5-6 महीने हैं उसमें कंप्लीट भी हो जाएगा प्राइमरी इलेक्शन। फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन की बारी आएगी जो कि नवंबर 2024 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तारीख बताई गई है। तो लगभग 1 साल का समय भी नहीं है इलेक्शन को। और ये इलेक्शन इस समय काफ़ी पोलराइजेशन वाली स्थिति में चल रहा है। कुछ जो अभी रिसेंट ओपिनियन पोल आए हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप को जो बाइडन से ज़्यादा पॉपुलर बताया गया है और बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन को हरा सकते हैं। तो इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है।
और ये जो डिसीजन है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस डिसीजन ने एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है अमेरिका की राजनीति में। हालांकि अभी ये जो डोनाल्ड ट्रंप को निष्कासित या उनको इनएलिजिबल ठहराने की जो बात चल रही है, कोलोराडो में जो फैसला हुआ है कल के दिन, वो अभी उसे आप कंफर्म नहीं मान सकते हो, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि जो कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था क्या वो सही था या गलत था। तो उसमें अभी आने वाले कुछ हफ्तों में ही क्लियर हो पाएगा कि यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है वो डोनाल्ड ट्रंप को राहत देती है कि नहीं देती है। अगर वो राहत नहीं देगी, अगर मान लीजिए, तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कोलोराडो के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और अगर कोलोराडो के इलेक्शन की बात की जाए तो कोलोराडो की में इस समय लगभग 20 सालों से डेमोक्रेटिक जो कैंडिडेट है उसको सफलता मिलती आई है। 2004 में ही जो रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट था, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, उसको इस स्टेट में सफलता मिली थी। उसके बाद ये हर बार ये इलेक्शन, इस स्टेट का इलेक्शन में डेमोक्रेटिक कैंडिडेट को यहाँ पर जीत मिली थी। तो ये कोलोराडो बैटल ग्राउंड स्टेट में नहीं आता है। अमेरिका का पॉलिटिकल सीन कुछ ऐसा है कि वहाँ पर ज़्यादातर स्टेटों में जो पार्टी है वो मेजोरिटी बनाती रहती है। जैसे उनको ब्लू स्टेट कहते हैं। ब्लू स्टेट का कहने का मतलब है कि उन राज्यों में ज़्यादातर समय में डेमोक्रेटिक पार्टी की सत्ता रहती है ज़्यादातर समय में, यानी पिछले 20-30 सालों में डेमोक्रेटिक पार्टी की सत्ता इन राज्यों में रह गए। जैसे कि कैलिफोर्निया हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, ये कुछ राज्य हैं, इनको ब्लू स्टेट की कैटेगरी में हम रखते हैं। जबकि कुछ स्टेट होते हैं कि रेड कैटेगरी में आते हो, यानी रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट मिलता रहता है वहाँ से लगभग लंबे समय से। टेक्सास हो गया, इसके अलावा कुछ और स्टेट है। तो ये स्टेट में हर समय रिपब्लिकन पार्टी जीतती रहती है। कुछ होते हैं बैटल ग्राउंड स्टेट, फ्लोरिडा हो गया, जॉर्जिया हो गया, यहाँ पर फ्लिप हो सकता है चीज़ें, कभी डेमोक्रेटिक जीत सकती है, कभी रिपब्लिकन जीत सकती है। तो ये 5-6 स्टेट है कुल मिला के जो फ्लिप हो सकते हैं। तो उनमें से कोलोराडो नहीं है। कोलोराडो एक बहुत ही डीपली ब्लू स्टेट है, वहाँ पर पिछले 20 साल से डेमोक्रेटिक पार्टी जीतती आई है। तो ये कोई, अगर राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतना महत्वपूर्ण स्टेट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि ये स्टेट में कल डिसीजन आया और इसके अलावा ये जो केस है ये दूसरे स्टेटों में भी चल रहा है, तो ये कनेक्शन जुड़ सकता है दूसरे केसों से, जो इसका कनेक्शन जुड़ सकता है। तो इसलिए ये जो कल का फैसला है बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमको आने वाले समय में पता लगेगा कि इसके ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा। आगे बढ़ते हैं हम। अभी वहाँ गाजा से खबर आ रही है, गाजा में इस समय सीज़ फायर की बातें चल रही है। तो ये जो सीज़ फायर है, इसको, इसकी जो बातें हैं वो इजिप्ट में मीटिंग हुई थी कल के दिन, और उसमें हमास के जो लीडर है इस्माइल हनीया वो पहुंचे थे। और यहाँ पर इजिप्ट में इस समय बातें चली है कि किस तरह से सीज़ फायर कैसे की जाए आने वाले दिनों में। तो हमास का स्टेटमेंट आया, उसमें कहा है उसने कि सीज़ फायर तभी होगा जब पहले इसराइल ये लड़ाई बंद कर देगा, जब गाजा में, तभी। और साथ में जो इधर सप्लाई से लोगों के लिए उसको खोल देगा पूरी तरीके से, अनलिमिटेड सप्लाई जब गाजा में आने लग जाएगी तभी जाके हम सीज़ फायर की शुरुआत करेंगे। यानी कि हम जो सीज़ फायर है उसकी बात तभी मानेंगे। अभी बात की जाए तो सीज़ फायर की क्या क्या डिमांडें हैं और क्या क्या सीज़ फायर में होता है। पहले हम देख लेते हैं कि सीज़ फायर कोई नई बात नहीं है इस लड़ाई में। लगभग 2-3 हफ्ते पहले भी सीज़ फायर हुआ था, नवंबर के आखिरी हफ्तों में। उसमें सीज़ फायर के तहत क्या था कि हमास ने जिन इसराइली लोगों को उसने अगवा कर रखा था, लगभग 250 की लगभग उनकी संख्या थी, तो उनमें से लगभग उसने 100 हॉस्टेजेस छोड़ दिए थे एक हफ्ते के दौरान जब ये सीज़ फायर था। बदले में जो इसराइल है उसने भी 3 फिलिस्तीन कैदियों को जेलों से छोड़ दिया था। तो कुल मिला के 100 इसराइली कैदियों को हमास ने छोड़ा था और इसराइल ने 240 फिलिस्तीन कैदियों को जेलों से छोड़ा था। तो इस तरह से ये डील चली थी। और इस डील में एक कंडीशन ये थी कि जो 6 दिन तक ये सीज़ फायर थी उसमें जो इसराइल था उसने गाजा में ऊपर हमला नहीं किया। तो ये सीज़ फायर चली थी, तो ये सीज़ फायर 6 दिन तक चली, उसके बाद ये टूट गई। अब ये टूटी किसकी वजह से अभी क्लियर नहीं है। इसराइल ने कहा है कि हमास की वजह से सीज़ फायर टूटी, क्योंकि हमास ने अटैक कर दिया था एकदम से। जबकि हमास कह रहा है कि इसराइल ने ये सीज़ फायर को तोड़ा, उसने किया पहले हमला। तो ये जो सीज़ फायर था इसमें, जो पहला वाला सीज़ फायर था उसमें लगभग 250 में से 100 हॉस्टेजेस छोड़ के आ गए थे। लेकिन अभी भी 120 और 130 के करीबन हॉस्टेजेस अभी भी हमास के पास है। तो इनको भी छुड़ाना
बड़ा मुश्किल टास्क है। तो इनको छुड़ाने का एक ही रास्ता निकल के आ रहा है, वो है सीज़ फायर इस इलाके में। तो सीज़ फायर अभी क्या है कि 3-4 दिन पहले एक घटना भी हो गई थी जिसमें इसराइल ने गलती से अपने 3 हॉस्टेजेस की हत्या कर ली थी। वहाँ की सेना ने जब गाज़ा में कार्रवाई कर रहा था तो 3 हॉस्टेजेस उसको मिल गए थे रास्ते में। सेना ने समझा ये हमास के फाइटर है और उनके ऊपर उसने हत्या कर दी उनकी गोलीबारी करके। तो ये जब मामला जब मीडिया के सामने आया तो इसराइल की सरकार की काफ़ी आलोचना हुई। तो ये जो हॉस्टेजेस के परिवार वाले हैं वो अब डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि आप ये जो 120 लोग जो अभी हमास के पास है इनको छुड़ाने के लिए आप यहाँ पर सीज़ फायर कराइए और डील करिए कुछ ना कुछ करके, नहीं तो ये जो 120 है ये मारे जा सकते हैं अगर लड़ाई चलती रही तो इसराइल यहाँ पर सीज़ फायर वो करेगा तो सही, लेकिन उसने ये कहा है कि हम ये जो सीज़ फायर है ये कुछ ही दिनों के लिए करेंगे और उसके बाद हम अटैकों को कंटिन्यू रखेंगे। जबकि हमास का कहना है कि जो सीज़ फायर होगी वो परमानेंट होनी चाहिए, यानी कि वो सीज़ फायर ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते तक होगी, वो परमानेंट होनी चाहिए, सस्टेन सीज़ फायर होनी चाहिए। तो ये सीज़ फायर में अभी ये दिक्कत है कराने में, क्योंकि हमास कुछ एक डिमांड कर रहा है और इसराइल दूसरी डिमांड कर रहा है। तो दोनों में यहाँ पर अभी नहीं हो पा रहा है, समझौता नहीं हो पा रहा है इन दोनों के बीच में। जहाँ तक बात की कि अमेरिका यहाँ पर कोशिश कर रहा है, अमेरिका ने इसराइल सरकार को पिछले कुछ दिनों में जब यहाँ पर अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी इसराइल में आए थे तो उन्होंने इसराइल सरकार को कहा था कि आपको ये जो बमबारी इस इलाके में गाजा में उसको रोकना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मौतें हो चुकी है, लगभग 20,000 लोग मारे जा चुके हैं गाजा में। तो अमेरिका ने इसराइल को समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसको ये एयर स्ट्राइकों को बंद कर देना चाहिए और हमास को ही नुकसान पहुंचाना चाहिए, यानी एलीट कमांडो को भेज के गाजा के अंदर, और वो एलीट कमांडो हमास को निशाना बनाएंगे। अगर बात की जाए तो अभी यूएन में भी रेजुलेशन आने वाला है और ये जो रेजुलेशन है ये सीज़ फायर को लेकर है और इसमें अमेरिका इससे पहले 2 रेजुलेशन में वीटो लगा चुका है। तो ये जो रेजुलेशन आएगा आने वाले दिनों में, इसको वैसे तो मंडे को आना था, लेकिन इसको फिर पोस्टपोन करके वेडनेसडे कर दिया गया। फिर वेडनेसडे के बाद अब ये थर्सडे यानी कल के दिन ये रखा जाएगा यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में। और अमेरिका को समझाने की कोशिश हो रही है, यहाँ पर जितने भी देश हैं टोटल मिला के 15 देश होते हैं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं शामिल, 15 देश होते हैं इस सिक्योरिटी काउंसिल में। उनमें से 14 देश तैयार है सीज़ फायर के लिए, लेकिन अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश है जो अभी सीज़ फायर के खिलाफ है। अमेरिका को लगता है कि ये जो सीज़ फायर अगर हो गया यहाँ पर गाजा में, अगर सीज़ फायर हो जाएगा तो फिर इसका फ़ायदा हमास उठा सकता है और अपने फाइटरों को वो तैयार कर सकता है फिर से हमले के लिए। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है वो भी यहाँ पर एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि जितना भी अभी सप्लाईज जा रही है गाजा के अंदर, तो उस सप्लाईज़ को पहले इसराइल की सेना उसकी चेकिंग कर रही है, फिर वो सप्लाईज़ गाजा के अंदर जा रही है। तो ये जो रेजुलेशन आएगा थर्सडे के दिन, तो उस रेजुलेशन में ये तय करना है कि ये जो सप्लाईज़ आएगी जो सप्लाईज़ आएगी गाजा के अंदर, तो क्या वो सप्लाईज़ में इसराइल उनकी चेकिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो अमेरिका चाहता है कि इसराइल का जो ये हक है चेकिंग करने का, जो लगभग 2 महीने से इसराइल ने जितना भी सप्लाईज़ अभी तक गाजा में गई है, तो हर ट्रक जितने सप्लाई लेके गए उनकी सबकी चेकिंग इसराइल ने की है। इसराइल का कहना है कि वो चेकिंग इसलिए करता है इन ट्रकों की ताकि किसी में कोई हथियार ना हो छुपा हुआ और ऐसा कोई सामान ना हो जिसका हमास को फ़ायदा पहुंच सके। तो इसराइल इसी वजह से ये चेकिंग करता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये होती है कि ये चेकिंग करते हुए बहुत टाइम लग जाता है और ट्रक लगभग एक दिन में 100 ट्रक गाजा में पहुंच पाते हैं, जो कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनके लिए सप्लाईज काफ़ी कम मिल पाती है उन्हें। तो ये जो सप्लाईज़ को बढ़ाने की एक डिमांड चल रही है, तो यूएन रेजुलेशन में इसके ऊपर भी रेजुलेशन में लाया जाएगा कि क्या होगा आने वाले समय में। मतलब रेजुलेशन में ये तय किया जाएगा कि इसराइल को अधिकार दिया जाएगा या फिर उससे वो अधिकार लिया जाएगा चेकिंग करने का। साथ में जो इसराइल है उसने अपने जो क्षेत्र है वहाँ से भी एक गाजा की क्रॉसिंग के लिए एक रास्ता खोल दिया है, चेक पॉइंट खोल दिया है। तो इसराइल के रास्ते से भी अब कुछ सप्लाईज गाजा के अंदर जाएगी, लगभग वो शुरुआत भी हो गई है। लगभग कल के दिन 50 ट्रक सप्लाईज लेके गाजा के अंदर निकले थे। तो ये कुछ चल रहा है। और अगर कल की बात की जाए तो कल जो नॉर्थ गाजा के इलाके में इसराइल ने वहाँ पर हमला किया था, एयर स्ट्राइक किया था जिसमें 25 लोग मारे गए। और खान यूनिस जो साउथ के इलाके में शहर है वहाँ पर भी एयर स्ट्राइक हुआ जिसमें लगभग 10 से 12 लोग मारे गए। तो एयर स्ट्राइकों का जो सिलसिला है वो तो कंटिन्यू है और अभी तक इसराइल अमेरिका की बात को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है और वो एयर स्ट्राइक यहाँ पर करते जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम।
अभी ईयू में एक डील हो चुकी है, ईयू में ये माइग्रेशन के ऊपर डील हुई है कल के दिन। और इस डील में अगर हम देखा जाए तो माइग्रेशन इशू यूरोप के लिए इस समय बहुत गंभीर समस्या बना हुआ है। इस साल लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग अफ्रीका से और एशिया से ये यूरोप की तरफ जा रहे थे। और यूरोप में ये इनमें से 40% लोग पहुंच गए यूरोप में। जबकि कई लोग तो समुद्र के रास्ते से जब ये क्रॉसिंग कर रहे थे यूरोप की तरफ के लिए, तो वहाँ पर ये कई लोगों की तो मौतें हो जा रही है इस क्रॉसिंग करते हुए। तो बहुत बड़ी समस्या आई है। तो इसको फ्रेमवर्क में लाने के लिए कैसे आने वाले समय में यूरोप इस समस्या को कैसे इससे निपटेगा, उसकी तैयारी करने के लिए कल के दिन एक प्रपोजल इन्होंने पास कर दिया है। और ये ईयू के द्वारा पास किया गया है, यानी कि ये सब यूरोपियन यूनियन में जितने देश हैं ये सब में लागू होगा ये प्रपोजल। तो ये इमिग्रेशन को लेकर ये प्रपोजल है। अगर देख लेते हैं हम क्या है पहले इमिग्रेशन में क्या क्या प्रपोजल होगा। पहली चीज़ है कि जो माइग्रेशन करके लोग आते हैं ज़्यादातर वो सबसे पहले इटली में पहुंचते हैं, क्योंकि अगर नक्शे के हिसाब से देखा जाए तो यूरोप और अफ्रीका के सबसे नज़दीक जो देश पड़ता है वो इटली। तो माइग्रेशन से जाने वाले लोग जो वो सबसे पहले इटली पहुंचते हैं। फिर वहाँ क्या करते हैं वो बड़े पैमाने में वो जमा हो जाते हैं। तो इटली की सरकार की डिमांड थी कि ये जो माइग्रेंट लोग हैं ये हमारे देशों से दूसरे देशों में भेजा जाए, यानी यूरोप के जो दूसरे देश हैं उनको भी इनको संभालना चाहिए माइग्रेंटों को, हमारी अपनी अकेले जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। ये इटली सरकार की एक लंबी समय से मांग थी उनकी कि ये जो माइग्रेंट लोग हैं ये पूरे यूरोप में जितने देश हैं सब में बराबर बराबर जाए। यानी इटली में भी मान लीजिए अगर 100 लोग आते हैं इटली में, तो इटली में 20 लोग जाने चाहिए और बाकी लोग जो 100 में से अगर 20 माइनस कर देंगे तो 80 बचे। 80 लोगों को दूसरे यूरोपियन देशों में भेजना चाहिए। तो ये उसकी लंबे समय से मांग थी, उस मांग को अब मान लिया गया है। यानी कि अब सभी यूरोपियन देशों को अब ये जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। इकलौता इटली ही इसका जिम्मेदारी नहीं लेगा। अगर देश इटली से नहीं लेना चाहते माइग्रेंट तो फिर इटली सरकार को पैसा देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर जर्मनी चाहता है कि वो माइग्रेंटों को नहीं लेना चाहता है, तो उसको माइग्रेंटों के बदले इटली सरकार को पैसा देना पड़ेगा। अगर बात की जाए इसके अलावा भी कई और फैसले लिए गए। पहले चीज़ है कि जो जितने भी माइग्रेंट लोग आएंगे यूरोप में तो उनकी चेकिंग होगी, यानी कि उनकी पूरा बायोमेट्रिक डाटा उनका कलेक्ट किया जाएगा और पूरा उनका बैकग्राउंड चेक होगा। कोई भी क्रिमिनल व्यक्ति अगर पाया गया माइग्रेंटों के बीच में तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये दूसरा कदम है। तो ये कुछ कदम आने वाले समय में जितने भी माइग्रेंट इश्यूज होंगे इस इलाके में तो उसको इसी फ्रेमवर्क के तहत सॉल्व किया जाना है। और ये बात की जाए तो इस समय माइग्रेंट इशू इतना ज़्यादा गंभीर बन चुका है यूरोप के लिए कि यूरोप में इस समय जो इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा इस समय यही बना हुआ है माइग्रेशन का। यानी कि कोई भी इलेक्शन पार्टी जब कहीं पर भी हो रहा है किसी भी देश में इलेक्शन, अभी नीदरलैंड में इलेक्शन होता, नीदरलैंड यूरोप का देश है, तो वहाँ पर जो पार्टी इस समय जीत के आई है तो वो माइग्रेशन के खिलाफ थी, यानी इमिग्रेंट लोगों के खिलाफ थी। और उसको पार्टी को फार राइट पार्टी माना जाता है और पहली बार उसको जीत हासिल हुई है। उसने ये जो माइग्रेशन इशू है इसको उसने पब्लिक में नंबर 1 इशू बना के रखा हुआ था। तो ये हम समझ सकते हैं कि जो माइग्रेंट इशू है इस समय बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ये बना हुआ है और बहुत ज़्यादा ये प्रेशर बना हुआ है। तो ये भी एक तारीफ़ वाली बात है कि इतने गंभीर माहौल में भी जो यूरोपियन यूनियन है उसने यहाँ पर 27 देशों का ये यूनियन है, लेकिन इसने सहमति बन चुकी है और सभी देश तैयार हो गए इस फ्रेमवर्क को मानने के लिए। तो आने वाले समय में ये अभी जाएगा, दूसरे इसके प्रोसीजर होंगे, तो ये फरवरी मार्च के महीने में ये लागू हो जाएगा। ये जो प्रपोजल पास हुआ है ये लागू फरवरी मार्च में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी फ्रांस में भी एक इमिग्रेशन बिल आया था और ये इमिग्रेशन बिल आज से लगभग 2 हफ्ते पहले शुरुआत में आया था। वहाँ के जो नेशनल असेंबली में उसे रखा गया था। तो ये जो इमिग्रेशन बिल था वो कह सकते हो सेंट्रलिस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से था, यानी कि वो उसमें माइग्रेंट लोगों को कुछ अधिकार दिए गए थे लेकिन कुछ अधिकार उनसे छीन लिए गए थे। तो ये जो बिल था ये किसी को पसंद नहीं आया, ना वो लेफ्टिस्ट पार्टी को पसंद आया ना वो राइट विंग पार्टी को पसंद आया। तो ये बिल गिर गया था पहले दिन जब इसको पार्लियामेंट में रखा गया था वहाँ के नेशनल असेंबली में, तो ये गिर गया था। फिर जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन उन्होंने कुछ चेंजेस किए बिल में और कल के दिन ये बिल को उन्होंने नेशनल असेंबली में दोबारा से रखा और ये बिल अब पास हो चुका है। ये अब बिल
पास हो गया है। तो पहले हम देख लेते हैं चेंजेस क्या हुए। चेंजेस ये है कि अब जो बिल है वो अब राइट विंग वाला बिल बन चुका है, यानी कि जो राइट विंग विचारधारा आइडियोलॉजी के हिसाब से बिल को बनाया गया है। पहला चीज़ ये कि माइग्रेंट लोगों को उनको जो स्टेट हेल्प मिलती है, यानी स्टेट वेलफेयर स्कीम जो चलती है, तो उसका फ़ायदा उनको काफ़ी लंबे समय तक नहीं होगा। जब तक मान लीजिए कोई व्यक्ति फ्रांस में पहुंचा है और वो पहले दिन पहुंचा है, काम करने वो गया है, तो फ्रांस का जो सरकार वेलफेयर स्कीम चलाती है तो उसका फ़ायदा उसको नहीं मिलेगा पहले दिन। उसको लगभग 2-3 साल तक वहाँ फ्रांस में रहना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो यहाँ पर एलिजिबल हो पाएगा ये सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए। दूसरी ये चीज़ ये है कि कोई भी व्यक्ति है, तो अगर मान लीजिए वो काम कर रहा है फ्रांस में लंबे समय से, उसने यहाँ शादी भी कर ली फ्रांस में रह के, उसने बच्चे भी हो गए उसके फ्रांस में उसके बच्चे हो गए, तो फिर क्या है कि वो बच्चों को ऑटोमेटिकली फ्रांस की नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि फ्रेंच नागरिकता उनको नहीं मिलेगी ऑटोमेटिकली। उनको जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे यानी 18 साल के हो जाएंगे तो उनको अप्लाई करना पड़ेगा सिटीजनशिप के लिए। इससे पहले क्या था, इससे पहले जो इमिग्रेंट व्यक्ति अगर फ्रांस में वो शादी कर लेता और उसके बच्चे हो जाते थे, तो बच्चों को तो ऑटोमेटिकली ही वो फ्रांस की नागरिकता मिल जाती थी, क्योंकि बच्चों का जब जन्म हुआ था तो फ्रांस में हुआ था, तो उनको ऑटोमेटिक फ्रांस की नागरिकता मिल जाती थी। अब ये हटा दिया गया है। तो इस तरह से चेंजेस किए गए, और ये चेंजेस करने के बाद वहाँ पर भूचाल आ गया था। जो मैक्रोन की पार्टी है वो सेंट्रलिस्ट पार्टी है, तो उसमें इस समय फाड़ हो चुका है, वो दो भागों में बढ़ चुकी है। एक भाग लेफ्ट विंग वाला भाग, उसने ये जब बिल के ऊपर वोटिंग हो रही थी तो उसने इस बिल के खिलाफ वोट किया, या फिर कुछ लोग सदस्य एब्सटेन हो गए, यानी वो छोड़ के चले गए। जब वोटिंग हो रही थी तो असेंबली को छोड़ के चले गए। तो ये समय मैक्रोन की जो पार्टी है उसमें वोट पड़ गया है, और ये बहुत बड़ी यहाँ पर एक खबर है। हालांकि ये बिल पास हो गया था इसमें, क्योंकि जो रिपब्लिकन पार्टी है उसने, राइट विंग पार्टी है, उसने इस बिल के समर्थन में वोट किया। इसके अलावा जो मरीन ला पेन की फार राइट पार्टी नेशनल रैली है उसने भी इस बिल को समर्थन किया था, तो आसानी से बिल पास हो गया। लेकिन दिक्कत ये है कि मैक्रोन की अपनी पार्टी में फूट पड़ चुकी है, तो मैक्रोन के एक मिनिस्टर ने भी इस्तीफा दे दिया है। बात की जाए तो मैक्रोन ने कल इंटरव्यू किया था, इंटरव्यू में उन्होंने उनसे पूछा गया कि आप क्या कहोगे, आप ये जो बिल है, आपने ये बिल, इसको पहले तो आपने क्यों ऐसा बिल पास कराया, मतलब आप, जब आपकी पार्टी खुद इस बिल के लिए तैयार नहीं थी, तो आपने क्यों ये बिल को आप लाए नेशनल असेंबली के सामने। तो मैक्रोन ने कहा कि हमको ये समझना चाहिए कि जो हम पहले लाए थे बिल 2 हफ्ते पहले वाला, वो फेल हो गया था, तो हमको कुछ ना कुछ तो करना था। हमको इमिग्रेशन इशू को, उसको फ्रेमवर्क बनाने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो करना था हमें। तो हमको जो सही लगा, हमको पब्लिक इंटरेस्ट में जो सही लगा, हमने उस हिसाब से अमेंडमेंट किया और उसको नेशनल असेंबली के सामने रखा और वो पास हो गया। तो उनसे दूसरा सवाल पूछा गया कि आपके जो पार्टी इस समय टूट रही है, आप क्या कहोगे। तो उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी पार्टी इस समय टूट रही है। उन्होंने कहा हाँ, कुछ है लोग जो इन्होंने इसके बिल के ऊपर उन्होंने विरोध किया है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ऐसे कम ही लोग हैं। और उन्होंने फिर वही चीज़ कही है कि मैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मैं कर रहा हूँ ये, यानी कि मैं अपने इंटरेस्ट, मेरा बात का है, लेकिन पहला मैं पब्लिक के इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा हूँ। और इस समय पब्लिक का इंटरेस्ट यही है कि ऐसा कोई बिल ला के उसको पारित करा दिया जाए और फिर उसके हिसाब से काम हो आगे इमिग्रेशन के ऊपर। उनसे तीसरा सवाल पूछा गया कि ये मरीन ला पेन जो है, ये जो नेशनल रैली की लीडर है, वो कह रही है कि ये जो बिल है ये हमारे लिए जीत है, क्योंकि जो हम लंबे समय से हम मांग करते रहे कि इमिग्रेशन को कंट्रोल होना चाहिए। तो आप इसमें क्या कहोगे। तो उन्होंने कहा है कि ये मरीन ला पेन की जीत नहीं है, ये हमारी जीत है। हमने ये बिल ला के हमने मरीन ले पेन को हरा दिया है, मैक्रोन कह रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि हारी इस वजह से मरीन ले पेन, क्योंकि मरीन ले पेन इससे भी कठोर इमिग्रेंट लॉ लाना चाहती थी। तो हमने क्या किया, हम एक, अभी भी हमारा जो बिल है वो प्रैक्टिकल बिल है, हमने उसको प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से लाया है। उन्होंने कहा है कि जो ये फार राइट पार्टी पिछले कुछ सालों से इनकी स्ट्रेंथिंग होती जा रही है, इनकी जो इनकी स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जा रही है, इसका वजह यही है कि ये अभी तक जो पब्लिक है उसकी मांग को सुना नहीं गया है। अगर आप पब्लिक से पूछोगे तो पब्लिक इस बिल का सपोर्ट करेगी,
और इसी वजह से हम पब्लिक इंटरेस्ट में ये बिल लाए। और इस बिल को लाके हमने जो मरीन ले पेन है उसको करारा जवाब दिया। ये मरीन ले पेन की जीत नहीं है बल्कि उनकी हार है। और ये मरीन ले पेन की पॉपुलैरिटी से कम होगी क्योंकि हमने वो काम कर पाया, हमने वो काम करके दिखा पाया जो मरीन ले पेन बस उसकी बात ही करती रही पिछले 20 सालों से, वो उसी की बात में करती रहती थी। तो हमने अब वो काम प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। इमिग्रेशन से इससे पहले कोई भी इसके ऊपर हाथ नहीं लगाता था, कोई भी सरकार इसके ऊपर कोई भी कदम नहीं उठाती थी, लेकिन हमारी सरकार ने अपना नुकसान उठा के, यानी हमको नुकसान हो सकता है इलेक्शन में, लेकिन इसके बावजूद हमने पब्लिक इंटरेस्ट में बिल को लाए, इस बिल को, और आखिरकार इस बिल को पास करा दिया। आगे बढ़ते हम। अभी कॉन्गो का इलेक्शन भी हुआ है, संडे के दिन वहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन संपन्न हो गया है। हालांकि ये जो इलेक्शन था ये इसमें काफ़ी कह सकते हैं फ्रॉड की खबरें आ रही है। और संडे के इलेक्शन में देखा जाए तो कॉन्गो के अगर हम क्षेत्रफल को देखें तो लगभग बहुत बड़ा ये देश है, और ये 11 करोड़ की आबादी इस देश में रहती है। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वीक है, सड़कें टूटी फूटी है। तो ऐसे इलाकों में मशीनों को पहुंचाना एक अपने आप में बड़ी चुनौती है। इलेक्शन जो मशीन होती है ईवीएम मशीनें, तो यही चीज़ देखने को मिली है। संडे के दिन रिपोर्ट आई है कि लगभग ऐसे 50% पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर मशीनें टाइम पे नहीं पहुंची थी। तो इस हिसाब से जो यहाँ पर जो वोटिंग हुई है संडे को, वो अपोजिशन पार्टीज उसको मानने को तैयार नहीं है, और वो कह रहे कि दोबारा से इलेक्शन होने चाहिए। जबकि जो गवर्नमेंट है और जो इलेक्शन कमीशन है उसने कहा है कि जिन इलाकों में वोटिंग नहीं हुई है, यानी जिन पोलिंग स्टेशन में मशीनें नहीं पहुँच पाए टाइम में, तो वहाँ पर हम दोबारा इलेक्शन करा देंगे। लेकिन हम पूरा टोटल हम नया नहीं कराएंगे। जहाँ पर वोट पड़ चुका है वहाँ पर पड़ चुका है, जहाँ पर नहीं पड़ा वहाँ पर हम कराने के दोबारा से तैयार है। तो यहाँ पर अपोजिशन पार्टी यहाँ पर फ्रॉड का आरोप लगा रही है। अगर बात की जाए तो कौन कौन से कैंडिडेट थे यहाँ पर, पहले तो ये जो इस समय प्रेसिडेंट है कॉन्गो के, फेलिक्स, वो खड़े हो रखे। दूसरे कैंडिडेट भी अपोजिशन के, लेकिन अभी तक माना जा रहा था जितने ओपिनियन पोल हुए थे कि प्रेसिडेंट को यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। 48% प्रेसिडेंट को ओपिनियन पोल में बताया जा रहा था। तो प्रेसिडेंट का जीतना लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन तब तक ये खबर आ गई कि यहाँ पर जो संडे के दिन यहाँ पर इलेक्शन ठीक ठाक से नहीं हो पाया। तो अगर ये हम देखा जाए तो कॉन्गो का, ये यहाँ पर जो ईस्टर्न कॉन्गो वाला इलाका है वहाँ पर वोटिंग नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्टों में इस समय इंसर्जेंसी चल रही है, वहाँ पर विद्रोह चल रहा है। तो उन इलाकों में लगभग 15 लाख लोग रहते हैं, तो उनको वहाँ पर मतदान नहीं हो पाया इंसर्जेंसी के कारण। और इसके अलावा जो ये पॉलिटिकल भी काफ़ी यहाँ पर पोलराइजेशन बना रहा। जो कैंडिडेट थे एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहे। और जो कॉन्गो के राष्ट्रपति है उन्होंने अपोजिशन पार्टीज़ के नेताओं को उनको कहा कि ये जो अपोजिशन कैंडिडेट है ये फॉरेन पावर द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, यानी विदेशी शक्ति इनको कंट्रोल करती है। साथ में उन्होंने रवांडा जो पड़ोसी देश है कॉन्गो का, जो ईस्टर्न की तरफ पड़ोसी देश है रवांडा, तो रवांडा के जो राष्ट्रपति है उसके ऊपर भी कॉन्गो के राष्ट्रपति ने आरोप लगाए, फेलिक्स ने। उनको कहा कि एडोल्फ हिटलर है, आधुनिक एडोल्फ हिटलर है। ये उन्होंने रवांडा के राष्ट्रपति के लिए कहा। अभी ये है कि ये जो ईस्टर्न कोंगो में जो विद्रोह चल रहा है उस विद्रोह को भड़काने का काम इस समय रवांडा कर रहा है। तो रवांडा सरकार को उन्होंने निशाना बनाया। जो फेलिक्स है उन्होंने रवांडा सरकार को ही निशाना बनाया, और अपना जो सपोर्ट बेस है उसको मजबूत करने के लिए उन्होंने रवांडा को बलि का बकरा बनाया। तो इस तरह से जो पोलराइजेशन काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिला है इलेक्शन में। अगर हम कॉन्गो की इकोनॉमिक्स के बारे में बात की जाए तो कॉन्गो एक ऐसा देश है जहाँ पर काफ़ी रॉ मटेरियल मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये देश काफ़ी गरीब है। और यहाँ पर जैसे कॉपर, निकल, लीड, ये आने वाले समय में ये जो मटेरियल है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इनकी। जो इलेक्ट्रिक कार हो गई है, इलेक्ट्रिक दूसरे सामान है, उनमें इन चीज़ों की मटेरियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो कॉन्गो में इस समय मटेरियल के ऊपर भी काफ़ी इस समय खींचातांची चल रही है। कई विदेशी शक्ति कॉन्गो में फैक्ट्रियाँ
खड़ी करना चाहती है ताकि जो मटेरियल है उनको अपने देशों में ले जा सके। तो कोंगो की बात की जाए तो कोंगो को आज़ादी 1960 में मिली थी। बेल्जियम का उसमें शासन था। 1960 के बाद कोंगो को आज़ाद कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद यहाँ डेमोक्रेसी शुरुआत में अपनाई गई थी, लेकिन वो जो राष्ट्रपति बनाए गए थे सबसे पहले उनको तख्ता पलट कर दिया गया था उनका। फिर उसके बाद यहाँ पर मिलिट्री का सत्ता रहा कई सालों तक, फिर डेमोक्रेसी आई, फिर उसके बाद तख्ता पलट हुआ। तो ऐसे यहाँ पर चलता रहा है। बात की जाए जो पिछले इलेक्शन थे उसमें कबाली राष्ट्रपति थे, तो कबाली की हार हो गई थी। तो कबाली ने ये जो अभी के राष्ट्रपति फेलिक्स उनके साथ हाथ मिला दिया था, तब जाके फेलिक्स राष्ट्रपति बने थे। लेकिन जो फेलिक्स है उन्होंने फिर ये जो इन दोनों का जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था फेलिक्स और कबाली का, उसको तोड़ दिया। तो अभी कबाली अपने घर में बैठ के इलेक्शन को देख रहे हैं और वो अपना मौका ढूंढ रहे हैं। अगर हो सकता है ये इलेक्शन को जब इसमें सवाल उठाए गए, तो अगर इसमें आने वाले दिनों में कुछ यहाँ पर मौतें होगी या फिर यहाँ पर सिविल वार की स्थिति बन जाएगी, तो फिर इसमें कबाली इसमें मौका ढूंढने की कोशिश करेंगे और अपना जो फिर से वो राजनीति में आने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल वो अभी घर में बैठे हुए। तो ये सिचुएशन अभी ठीक नहीं है। तो कोंगो में बात की जाए तो जो पिछले 5 साल से सरकार है फेलिक्स की, तो फेलिक्स ने काफ़ी अच्छा काम करके तो दिखाई। इकोनॉमी के क्षेत्र में कोंगो में जो जीडीपी ग्रोथ है वो ठीक ठाक है, लेकिन माना जा रहा है वो जीडीपी ग्रोथ का कारण जो मटेरियल है उसका जो एक्सपोर्ट हुआ है उसके कारण ही ये जीडीपी बढ़ी है। बाकी स्कूल हो गए या हॉस्पिटल हो गए तो ये इनकी स्थिति में कोई अच्छा नहीं हो पाया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी कोंगो में देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में जो अपोजिशन पार्टी से क्या वो सरकार के ऊपर दबाव बनाएगी दोबारा से इलेक्शन कराने के लिए, या फिर ये जो सरकार है वो दबा देगी अपोजिशन पार्टीज को, ये देखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी चाइना में अर्थक्वेक आया था 2 दिन पहले। और ये जो अर्थक्वेक आया था ये नॉर्थ वेस्ट चाइना का इलाका पड़ता है, गांसू प्रोविंस नाम से, वहाँ पर ये हिट हुआ था। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी तक 130 लोगों की मौत हो चुकी है। ये जो अर्थक्वेक आया था ये मंडे की रात को स्ट्रक हुआ था, और उस समय जो टेम्परेचर था -20 डिग्री सेल्सियस था उस इलाके में जहाँ पर ये अर्थक्वेक हिट हुआ है। तो लोगों को रात के समय ही अपने घर से भागना पड़ा, और इतनी करारी ठंड में उनको बाहर रहना पड़ा उस दिन रात के समय। तो अभी क्या है कि सरकार ने तो यहाँ पर अभी टेंटों को लगाना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर अपनी सेना और दूसरे जो डिजास्टर मैनेजमेंट के कर्मियों को यहाँ पर भेज दिया है। तो वहाँ पर अभी वो जितना मलबा है जमा हो रखा है उसको खोद रहे, उसको अलग कर रहे हैं और देख रहे कि कोई मलबे के नीचे कोई व्यक्ति दबा तो नहीं है। अभी तक 900 लोगों की इंजरी की खबरें भी आ गई है, यानी 900 लोग घायल हो गए थे अर्थक्वेक में। बात की जाए तो अभी जो लोग हैं लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग यहाँ उनके घर टूट चुके हैं। तो उनको टेंटों में रहने को मजबूर होना पड़ा है, और टेंटों में अभी उनको रात के समय काफ़ी ठंड लग रही है, और सरकार ने भी अभी उनको पूरी तरीके से मदद नहीं दी है, बस टेंट लगाती है। गर्म कपड़े उनको अभी तक नहीं पहुँचे हैं। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। वजह ये है कि ये जो प्रोविंस है ये इतना गरीब तबके से आता है, ये जो गांसू प्रोविंस है यहाँ पर गरीबी काफ़ी है। तो जो घर टूटे थे यहाँ पर वो कच्चे घर टूटे थे। तो लगभग 50,000 घरों की यहाँ पर टूट हो गई थी वहाँ पर। तो लोगों को तो अभी शेल्टर में रखा गया है, और आने वाले दिन में उनको सुविधाएं मिल जाएगी। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लाइन भी टूट गई थी, तो इलेक्ट्रिसिटी लाइन को भी यहाँ पर जोड़ना है। और इस अर्थक्वेक की जो रिक्टर स्केल है उसको 6.2 बताया जा रहा है। 6.2 की स्केल से ये अर्थक्वेक आया था। और यहाँ पर जो ये जो ज्योग्राफी है इस इलाके की, ये तिब्बतन प्लेटू के ईस्ट में पड़ता है। तो और माउंटेन भी इस इलाके में होते हैं, तो ये अर्थक्वेक प्रोन इलाका है, यहाँ पर काफ़ी अर्थक्वेक आते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बार जो अर्थक्वेक आया है वो गलत समय में आ गया। जो चाइना में सोशल मीडिया में इस समय कमेंटेट हो रहे हैं, जो लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं वो ये चीज़ को ज़रूर बता रहे हैं कि ये समय ठीक नहीं थे अर्थक्वेक के लिए। ये अर्थक्वेक अगर गर्मियों के सीज़न में आता तो चलता। यहाँ पर अब इस समय इतनी ज़्यादा ठंड है, -20 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ऐसे वक्त में लोगों को अपने घरों से जाना पड़ा है बाहर में, और शेल्टरिंग लेनी पड़ रही है। तो लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और बात की जाए तो
अर्थक्वेक देखा जाए तो चाइना में 2008 में एक बहुत भयानक अर्थक्वेक आया था। उसमें 90,000 चाइनीज़ लोग मारे गए थे। सिंचुआंग प्रोविंस है, वहाँ पर वो स्ट्रक हुआ था। उसके बाद जो सरकार है उसने अपना पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट को दोबारा से उसने बनाया था, दोबारा से तैयार किया था। तो उसके बाद जितने अर्थक्वेक आए तो हल्के फुल्के आए थे। तो ये जो अर्थक्वेक है कल जो मंडे को आया था, तो इसमें अभी तक 130 लोगों के मारे जाने की सूचना मिली है। आगे बढ़ते हैं। अभी जो लड़ाई चली है यूक्रेन में, तो उसमें खबर आ रही है कि यूक्रेन के जो सैनिक रसिया के कब्जे में आ गए थे, यानी जिन सैनिक यूक्रेनियन सैनिकों को रसिया ने कब्जे में ले लिया था, उनको गिरफ्तार कर लिया था, तो उनको अभी रसिया में रखा गया है। लगभग कई सोल्जर तो ऐसे जो 2-3 साल से रसिया की जेलों में बंद है। तो ये जो यूक्रेनियन सिपाही हैं, इनके जो परिवार वाले हैं, वो काफ़ी इनको याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनको छुड़ा लिया जाए, कैसी भी तरीके से छोड़ के ये अपने घर में वापस लौट आए। तो एक महिला है नटेलिया, ये जो महिला है, इसका लड़का यूक्रेन में सेना में शामिल था, तो रसिया ने इसको कब्जे में ले लिया था। इस जो इनका लड़का है वो अभी रसिया के जेल के अंदर बंद है। तो ये महिला कहती है कि पिछले साल क्रिसमस के समय में भी ये मेरे घर में नहीं था, यानी वो रसिया की जेल में था, और इस साल भी वो जेल में बंद है। तो ये जो बताया जा रहा है कि अभी तक 4,500 यूक्रेनियन सिपाहियों को रसिया की जेलों के अंदर रखा गया है और उनके साथ बहुत टॉर्चर किया जाता है जेलों के अंदर। एक महिला है, उसका नाम है वलेरिया सलोविता। वलेरिया, ये महिला, ये अजोब स्टील में काम करती थी, और वहाँ पर अजोब स्टील में जब मैरियोपोल में ये जगह थी, तो वहाँ पर ही जब लड़ाई चली थी, तो ये जो यूक्रेनियन सिपाहियों के साथी है, तो इनका बॉयफ्रेंड भी उस समय अजोब बटालियन में शामिल था। तो उसी समय इन दोनों की शादी हो गई थी। जब लड़ाई चली थी तो इन दोनों ने शादी कर ली। इनका जो बॉयफ्रेंड था वो तो मर गया है, उसकी मौत हो गई है लड़ाई में, और ये जो महिला है इसको रसिया इसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया था, रसिया की जेल में। तो ये महिला लगभग 11 महीने तक रसिया में बंद रही थी और ये अपनी आप बीती सुनाती है इसके साथ क्या क्या सलूक किया गया था। ये महिला कहती है कि पहले तो मुझे मॉस्को की तरफ एक जेल पड़ती है, वहाँ पर रखा गया। वहाँ पर हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया, यानी हमारे साथ मारपीट तो नहीं की गई, लेकिन जो हमारे बगल वाला रूम था जहाँ पर पुरुषों को रखा जाता था, पुरुष कैदियों को रखा जाता था, वहाँ पर से चिल्लाने की आवाज़ आती थी, यानी कि वो जो यूक्रेन के पुरुष सिपाही थे उनको उनके साथ टॉर्चर होता था। ये महिला कहती है कि कुछ महीने मुझे मॉस्को की जेल में रखा, उसके बाद फिर मुझे दूसरी जेल में मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया था। वहाँ पर मेरे साथ बहुत क्रूरता की गई, वहाँ पर मेरा टॉर्चर हुआ और मेरे को नंगा किया गया। कई बार तो मेरे को वहाँ पर साइकोलॉजी का टेरर मेरे अंदर लाने की कोशिश की गई, यानी कि मेरे को बोला गया कि यूक्रेन ने सरेंडर कर दिया है और यूक्रेन में अब रसिया का कब्जा हो गया। ऐसे ऐसे फेक न्यूज़ भी मेरे को बताया करते थे, ये इधर के जो रसिया के जो पुलिस ऑफिसर है वो ऐसी खबरें चलाया करते थे ताकि जो हमारा मोराल है उसको तोड़ा जा सके। ये महिला कहती है कि मैं सुसाइड करने के लिए सोच रही थी। मुझे लग रहा था कि अब मैं कभी भी यूक्रेन में नहीं जा सकती हूँ, तो मैं सोचती रहती थी कि मैं कब सुसाइड करूँ, कब सही मौका है, कब मैं सुसाइड करूँ। तब तक मेरी किस्मत ठीक रही कि मुझे छोड़ दिया गया, यानी कि यूक्रेन और रसिया के बीच में कैदियों की अदला बदली हो गई। जो यूक्रेन कैदी थे उनको यूक्रेन को सौंप दिया गया, और जो रसिया कैदी जो यूक्रेन ने पकड़े थे उनको रसिया को सौंप दिया गया। तो उसी जो दौरान जो ये जो समझौता हुआ था, तो उसमें इस महिला को भी यूक्रेन इसको भेज दिया गया। तो ये महिला अब यूक्रेन में है, और यूक्रेन में जब ये अपने घर पहुंची तो अभी तक इसको जो साइकोलॉजिकल असर है, यानी कि जो 11 महीने में जो इसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसकी जो अभी तक इसके दिमाग में अभी भी इसको याद है वो, और अभी तक इसका जो मेंटल इस सिचुएशन है वो पूरी ठीक नहीं हुई है। ये महिला कहती है कि मेरे को अभी भी वो सपनों में आते, वो दिन याद आते हैं और अभी भी मैं घबरा जाती हूँ। तो ऐसे जो 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 कैदी थे जो रसिया की जेलों के अंदर थे जिनको छोड़ दिया गया है, तो ये सब लोग ऐसी एक्सपीरियंस अपना बताते, और इन सब लोगों के साथ इतना टॉर्चर हुआ है, खासतौर में जो पुरुष थे
जो पुरुष थे उनके साथ तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ गया। उनके जो जेनिटर प्राइवेट पार्ट में करंट लगाया जाता था, बहुत तरीके से उनको टॉर्चर किया जाता था। तो ये भी हमें अभी क्या है कि आखिरी बार जो ये समझौता हुआ था यूक्रेन और रसिया के बीच में, वो अगस्त के समय हुआ था। अगस्त में जो कैदियों की अदला हुई थी, उसके बाद अगस्त से लेकर अभी तक दिसंबर आ गया और उसके बाद से 5 महीने हो गए और कोई भी सिपाही की अदला बदली नहीं हुई है। कोई भी कैदियों की अभी तक 5 महीनों में अदला बदली नहीं हुई है। और इन 5 महीनों में दोनों यूक्रेन और रसिया के जो समझौते के कुछ चांसेस वो भी अब बहुत मुश्किल लग रहे हैं। आने वाले महीनों में ऐसा नहीं लगता कि ये जो महिला नेटेली है, इसका जो लड़का भी रसिया की जेल में बंद है, तो ये महिला को उम्मीद तो है कि ये लड़का इसका आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो बहुत कम चांसेस है कि इसका लड़का दोबारा इसके पास पहुंचने के बहुत कम चांसेस है। आगे बढ़ते हैं। अभी जो गाजा में लड़ाई चल रही है, तो उसमें एक एक बहुत महत्वपूर्ण एक्टर निकल के आ रहा है सामने, वो है हाउती। हाउती यहाँ पर जो अगर हाउती को देखा जाए तो यमन के जो नॉर्थन वाला यमन है, वहाँ पर ये हाउती की सरकार बनी हुई है। तो हाउती जहाँ पर वो उनकी सरकार है, तो वहाँ पर से रेड सी निकलता है। हाउ जो यमन का अगर आप वेस्टर्न की तरफ देखो, तो वेस्टर्न यमन में एक छोटी सी लाइन निकलेगी, वो उसको रेड सी कहते हैं। तो रेड सी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। जो जितना भी कॉमर्शियल शिपिंग जाती है, तो उसमें से ज़्यादातर कॉमर्शियल शिपिंग एशिया से जब यूरोप की तरफ जाती है, तो इसी रास्ते से होके जाती है। तो ये जो हाउती है, वो इस इलाके को निशाना बना रही है। यहाँ पर जितनी शिपिंग, ये जितने शिप जा रहे हैं इस रेड सी के इलाके से, तो उनको उनके ऊपर ड्रोन अटैक कर रहे हैं, मिसाइल अटैक कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये रेड सी वाला इलाका है, अब यहाँ पर जो शिप अब जाने से डरने लग गया है वो। तो अभी इन्होंने रास्ता चेंज कर दिया है और अब उनको साउथ अफ्रीका के रास्ते से होके हुए यूरोप की तरफ जाना पड़ा है, जो कि काफ़ी लंबा पड़ रहा है। तो ये जो हाउती है, वो आखिरकार क्यों इन शिपों को निशाना बना रहे हैं? पहले वजह तो ये है कि ये जो गाजा में अभी लड़ाई चल रही है, जिसमें हमास को इसराइल निशाना बना रहा है, हमास को डिस्ट्रॉय करने का उसने गोल भी रखा है इसराइल ने। तो इस समय जो हाउती है, वो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं और इसराइल को ऊपर दबाव बनाना की कोशिश कर रहे हैं हाउती। और उन्होंने ये कह भी दिया है कि ये ये जो अटैक हमने शुरू किया है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये जो यहाँ पर लड़ाई बंद नहीं हो जाती। यानी जब तक इसराइल गाजा में लड़ाई बंद नहीं कर देता, तब तक हमारे अटैक भी चालू रहेंगे। तो जो हाउती है, वो हाउती चाहता ये है कि वो इसराइल को यहाँ पर प्रेशर बना सके इसराइल में, ताकि इसराइल ये लड़ाई बंद करा दे। बात की जाए हाउती को अगर समझना चाहिए, तो ये हाउती एक शिया ग्रुप है। शिया ग्रुप है और ये ईरान का एक प्रॉक्सी ग्रुपों में से एक ग्रुप है ये हाउती। इसके अलावा दूसरे ग्रुप भी है, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला है, वो भी इसराइल के ऊपर अटैक करता रहता है। लेबनान का जो हिजबुल्ला वाला क्षेत्र है, वहाँ से इसराइल के ऊपर रॉकेट अटैक हुए, हालांकि वो इतने ज़्यादा नहीं हुए अभी, लेकिन वो बढ़ सकते हैं। अगर ये फैलने का खतरा है यहाँ पर बना हुआ है, तो अगर ये लड़ाई फैलती है, तो फिर ये जो हिजबुल्ला है, वो भी यहाँ पर इसराइल के ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन हिजबुल्ला एक जाना पहचाना दुश्मन है इसराइल का। हाउती क्या है? हाउती एक अलग है। हाउती इससे पहले जितनी लड़ाई हुई है गाजा में, उसमें उसको कोई भूमिका नहीं थी इससे पहले जितनी लड़ाई थी, लेकिन इस लड़ाई में उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा हो गई है। खासतौर में जो उसकी ज्योग्राफी यहाँ पर, यमन की ज्योग्राफी ही हाउती के यहाँ पर एडवांटेज में बनी हुई है। हाउती का ये रेड सी के इलाके में वो पूरी तरीके से वो कंट्रोल कर सकता है। वो यहाँ पर मिसाइल वगैरह आसानी से निशाना बना सकता है, नावों को, जो कॉमर्शियल शिप्स होती हैं उनको निशाना बना सकता है। बात की जाए तो अमेरिका ने भी यहाँ पर जो शिप्स है उनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए उसने एक ऑपरेशन टास्क फोर्स बनाया हुआ है। और उसने कंपनीज़ को उसने समझाने की कोशिश की है कि आप यहाँ से निकल सकते हो, रेड सी के इलाके से अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, हमें आपकी सुरक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी हमारी है। यानी अमेरिका ने जो कॉमर्शियल शिप है उनको भरोसा दिलाया कि हम आपको यहाँ पर सुरक्षा मुहैया कराएंगे। लेकिन अभी तक ये जो कॉमर्शियल शिप्स है, वो उनको नहीं लगता है कि अमेरिका उनकी ज़्यादा हेल्प कर पाएगा। तो ज़्यादा 80% जो इधर ट्रैफिक था कॉमर्शियल शिपिंग का, वो यहाँ से डाइवर्ट हो गया है। अब वो साउथ अफ्रीका के रास्ते से निकल रहा है। तो ये बहुत बड़ा ये समस्या बन चुकी है और ये और ज़्यादा बन सकती है आने वाले समय में, क्योंकि ये जो लड़ाई है गाजा में, इसका पता नहीं है कब तक चलती है। जब तक ये लड़ाई चलेगी, तब तक ये हाउती ने क्लियर कर दिया है कि वो जो शिप्स है उनको निशाना बनाएगा।
तो ये एक और चीज़ हमको समझनी पड़ेगी, जो टास्क फोर्स अमेरिका ने बनाई है तो मल्टीनेशनल टास्क फोर्स है, इसमें लगभग 9 देश शामिल है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। लेकिन अरब देशों में से केवल एक देश बहरीन इसमें शामिल है, इस टास्क फोर्स में। बाकी जो अरब देश हैं उन्होंने अपने देश को इसमें शामिल नहीं किया। सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, तो उन्होंने अपनी नेवी को इस टास्क फोर्स में शामिल नहीं किया। वजह क्या हो सकती है? वजह ये है कि इस समय जो जो फ़िलिस्तीन लोगों की जो ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसराइल उनके ऊपर बमबारी करा रहा है, 20,000 फ़िलिस्तीन लोगों की मौत हो चुकी है। तो जो अरब देश है वो अभी डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि अगर अमेरिका के साथ वो टास्क फोर्स में ज्वाइन हो जाते हैं तो माना जाएगा, यानी उनकी जनता समझेगी कि ये जो सरकार है, मान लीजिए अगर सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट अगर ज्वाइन कर लेती है टास्क फोर्स में, तो सऊदी अरेबिया की जनता को ये लगेगा कि सऊदी अरेबिया की सरकार अमेरिका के साथ मिली हुई है, तो वहाँ पर विद्रोह हो सकता है फिर। तो इसी वजह से अरब देश अभी तक ये टास्क फोर्स में, केवल एक देश को छोड़ दे बहरीन को, तो कोई भी अरब देश इस टास्क फोर्स में शामिल नहीं हुआ है। तो इस समय हाउती को यही उनका एडवांटेज बना हुआ है। उनको पता है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी वो बढ़ चुकी है। फ़िलिस्तीन लोगों के लिए इस समय जो खड़ा हो रखा है, उनके अधिकारों के लिए जो खड़ा हो रखा है, वो इस समय अरब देशों में हीरो बन चुका है। तो इस समय हाउती के जितने लीडर हैं वो पूरे अरब देशों में वो एक हीरोज़ की तरह उनको बताया जा रहा है। जगह जगह में उनकी फ़ोटो लगाई जा रही है। तो हाउती की जो सरकार है उसकी अपनी डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई है। हालांकि हाउती का जितना क्षेत्र में उसका कब्जा है, वहाँ पर गरीबी काफ़ी ज़्यादा है। कई महीनों से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनको पैसा नहीं मिला है। लेकिन जब से ये लड़ाई शुरू हुई है गाज़ा में, तब से हाउती ने जिस तरह से उसने पोजीशन ले रखी है इस लड़ाई में, तो उसकी जो ये सारी गलतियाँ थी पिछले कुछ सालों से, जब से उसने इस इलाके में कब्जा किया था, इतनी भुखमरी इस इलाके में थी, तो ये सब ये जो उसकी परेशानी थी वो सब हट गई है। यानी कि अब जनता उससे ना तो पैसे की मांग कर रही है, ना खाने की मांग कर रही है। बस इस समय एक ही है, फ़िलिस्तीन लोगों के साथ खड़ा होना है, और उसका हाउती फ़ायदा उठा रहा है। वो फ़िलिस्तीन लोगों के साथ खड़ा हो गया तो उसकी जनता भी है उससे संतुष्ट हो गई है। आगे बढ़ते हैं। अभी यूक्रेन की लड़ाई में बात की जाए तो यूक्रेन की लड़ाई अगर 2023 की बात होगी तो 2023 में तो यूक्रेन को जो ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई। उसने इस साल स्प्रिंग ऑफेंसिव की शुरुआत की थी जुलाई अगस्त के महीने में। उसको उम्मीद थी कि वो रसिया वाले कब्जे, जो रसिया के कब्जे वाले इलाके उसमें वो सफलता हासिल कर देगा और उसको अपने कब्जे में ले लेगा, लेकिन वो नहीं हो पाया और ये जो ऑफेंसिव था वो फेल हो गया। लेकिन यूक्रेन को एक दूसरे क्षेत्र में सफलता मिली, वो है ब्लैक सी का क्षेत्र, जो कि रसिया और यूक्रेन के इलाके में, जो सी को ब्लैक सी कहा जाता है, क्रीमिया से होके ये सी निकलता है। तो ये जो ब्लैक सी का इलाका है, यहाँ पर यूक्रेन को काफ़ी सफलता मिली है। उसने यहाँ पर रसिया के जो सैनिक अड्डे उसको उसने निशाना बनाया और उसको काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया। यहाँ पर रसिया का जो क्रीमिया का हेडक्वार्टर थे, उस क्रीमिया के हेडक्वार्टर में भी यूक्रेनी मिसाइल को यहाँ पर हेडक्वार्टर के ऊपर फेंका, यानी मिसाइल अटैक किया था हेडक्वार्टर में। तो ये जो यूक्रेन की जो इस साल देखा जाए, अगर ब्लैक सी के बारे में चर्चा होगी आने वाले कभी भविष्य में, अगर चर्चा होगी इस साल की, तो ज़रूर याद रखा जाएगा कि किस तरह से जो यूक्रेन ने ब्लैक सी के इलाके में उसने काफ़ी सफलता हासिल की थी। तो ब्लैक सी में आखिरकार यूक्रेन को कैसे सफलता हो गई? वजह काफ़ी सारी है। वजह एक है कि यूक्रेन की जो सरकार थी, उसने यूक्रेन की सरकार को कहा भी था, जो वेस्टर्न पार्टनर है यूक्रेन के, उन्होंने कहा था कि हमारे जो मिसाइल हैं जो यूक्रेन को मिल रहे हैं उसका इस्तेमाल रसिया के अंदर मत करना। लेकिन जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है और यूक्रेन की जो सरकार है, उन्होंने मिसाइलों का इस्तेमाल उन्होंने रसिया के अंदर भी किया और क्रीमिया के ऊपर भी किया उन्होंने। तो एक स्टॉर्म शैडो मिसाइल है जो ब्रिटेन ने यूक्रेन को दी थी, तो इसी मिसाइल के अटैक उन्होंने क्रीमिया का जो हेडक्वार्टर था, नेवल हेडक्वार्टर रसिया का, उसमें किया था। तो यूक्रेन ने जिस तरह से उसने बहादुर दिखाया यहाँ पर, उसने जिस तरह से साहसिक कदम उठाया, वो एक बहुत अपने आप में तारीफ़ का एक एक बात है, तारीफ़ की बात है कि उसने रिस्क लिया यूक्रेन ने। हो सकता था कि रसिया फिर इसका जवाबी कार्रवाई करता है, यूक्रेन के शहरों जैसे यूक्रेन की कैपिटल कीव में मिसाइल हमला कर सकता था, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन के सरकार ने उसने ये रिस्क लिया और उसको सफलता मिली। दूसरा कारण ये है कि
ये ड्रोन का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा है यहाँ पर। ये जो ब्लैक सी का इलाका है, यहाँ पर यूक्रेन ने एक ड्रोन है, सी ड्रोन, उसका इस्तेमाल करते हुए उसने रसिया की जो नेवल शिपों को उसने निशाना बनाया है। अगर ड्रोन की बात की जाए तो ड्रोन इस लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण एक वेपन्स के रूप में निकल के आ रहे हैं। ये जो ड्रोन का ये जो ड्रोन्स की लड़ाई ही इस लड़ाई को कहा जा रहा है। ये खासतौर में चाहे दोनबास के इलाके में हो या फिर जो ब्लैक सी वाले इलाके में हो, हर जगह ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सी ड्रोन्स का इस्तेमाल यूक्रेन ने किया 2023 में। उस सी ड्रोन्स के इस्तेमाल करके ही रसिया के जो ज़्यादातर सिपोस को निशाना जो इस साल पहुंचा, वो सी ड्रोन के कारण ही पहुंचा। सी ड्रोन की बात की जाए तो सी ड्रोन सबसे पहले अमेरिका ने दिया था। अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को दिया था सी ड्रोन। लेकिन अब तो देखने को मिला है कि यूक्रेन अपने देश के अंदर खुद सी ड्रोन को प्रोडक्शन कर रहा है, यानी अब ये सी ड्रोन अब यूक्रेन के अंदर भी बनने लग गए। तो ये जो सी ड्रोन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वजह ये है कि ये पानी के अंदर ये जाते हैं और ये इनको इंटरसेप्ट करना भी बड़ा मुश्किल है। यानी कि जो रसिया की जो नेवी है उसको बड़ी मुश्किल से पता लग पाता है कि उसके इलाके में इस तरह से ड्रोन घुस गया है। तो ये बड़ा मुश्किल टास्क है इसको इंटरसेप्ट करना। हालांकि रसिया ने तैयारी कर दिया, उसने जैमर लगा दिया, तो जैमर लगा के अब ये ड्रोन कई ड्रोन अपने जो टारगेट है उसमें हिट नहीं कर पाते। लेकिन यूक्रेन ने फिर इसका भी एक तोड़ निकाल दिया। उसने अब क्या किया, बहुत सारे ड्रोन वो एक साथ भेज रहा है, ताकि अगर 6 ड्रोन भेजेगा तो अगर 3 ड्रोन जैमर के कारण वो टारगेट से मिस हो जाएंगे तो बचे हुए 3 ड्रोन वो हिट कर देंगे। तो इस तरह से ये ड्रोन की लड़ाई इस समय इसको रसिया भी आजमा रहा है, ड्रोन को इस्तेमाल रसिया भी कर रहा है, यूक्रेन भी कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा ड्रोनों का इस्तेमाल इस लड़ाई में हो रहा है। अगर बात की जाए तो रसिया को ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। वजह ये है कि रसिया की जो सेना है और उसके जो वेपन्स है, जो उसके हथियार है, वो बहुत कीमती हथियार है। यानी सिप अगर हम देखें, जो नेवी की सिप है रसिया की, वो तो मिलियंस ऑफ डॉलर का उसमें खर्चा है बनाने में। लेकिन ये जो ड्रोन है उसको $1000 लगे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बनाने में। तो $1000 का ड्रोन वेपन $1 मिलियन सिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये अपने आप में बहुत डिस्ट्रप्टिव है अपने आप में। इससे पहले ये टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो ये जो मिलियंस ऑफ डॉलर के शिप है, इनको समझा जाता था कि ये इनके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता इस तरह से। लेकिन जब से ड्रोन आए तब से ये महंगे महंगे जो शिप्स है या महंगे महंगे दूसरे तरीके के वेपन से अब ये इनको बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो यूक्रेन को फ़ायदा पहुंच रहा है, क्योंकि यूक्रेन में इसी तरीके से टेक्नोलॉजी है। उसकी जो वेपन्स है वो छोटे छोटे वेपन्स है। तो इस छोटे वेपनों से यूक्रेन बड़े बड़े वेपन वाले रसिया से लड़ाई लड़ रहा है। तो अभी तक तो यूक्रेन को ब्लैक सी में उसको सफलता मिली थी 2023 में। और उसका एक फ़ायदा यूक्रेन को ये हुआ कि यूक्रेन का जो ग्रेन एक्सपोर्ट है वो बहुत फॉरेन रेवेन्यू कलेक्ट होता है उससे। लेकिन जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से जो यूक्रेन का ग्रेन एक्सपोर्ट है वो बंद हो गया था। रसिया ने जो ब्लैक सी है उसको ब्लॉकेट कर दिया था, तो यूक्रेन ब्लैक सी के रास्ते से अपने ग्रेन को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था। लेकिन जब यूक्रेन ने ये ब्लैक सी में जब उसने सफलता प्राप्त की है, तो अब वो उसके जो शिप्स है वो यहाँ से निकल पा रहे हैं, यानी वो अपने ग्रेन लेके वो दूसरे देशों तक पहुँच पा रहे हैं। तो इससे जो यूक्रेन को जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी उसके पास मिल रहा है इस समय काफ़ी, $1 बिलियन इस साल उसका एक्सपोर्ट मिल चुका है उसे ग्रेन से। तो उसका जो खास तौर में इस समय पोलैंड और यूक्रेन के संबंध इस समय थोड़े टेंशन से भरे हुए हैं। तो यूक्रेन पोलैंड के रास्ते से जो ग्रेन को नहीं भेज सकता है, तो अब उसको एक जो पुराना वाला रास्ता था जो लड़ाई के समय बंद हो गया था, तो उसने अब फिर उसी रास्ते का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो ब्लैक सी है। तो ब्लैक सी के रास्ते से वो अपने सिपोस को ग्रेन लेके इधर से भेजता है, एक्सपोर्ट करता है। तो रसिया हो सकता है कि अगर चाहे तो इन सिपोस को निशाना बना सकता है रसिया। और उसने एक अटैक भी किया था, लेकिन फिलहाल रसिया ऐसा कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा है। और एक कारण ये भी कि रसिया इस समय काफ़ी पीछे खिसक चुका है। जहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रहा है ग्रेन का, और वहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है रसिया का बेस। तो रसिया को इतना आसानी नहीं है उसको यहाँ पर टारगेट करना। तो यूक्रेन को एक बहुत बड़ी कामयाबी इस साल मिली है कि उसको जो ब्लैक सी वाली जो उसको उस क्षेत्र में जो सफलता मिली है वो अपने आप में बहुत एक उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आगे बढ़ते हैं। अभी जो पोलिस और यूक्रेन के संबंध है, जैसे मैंने अभी आपको कहा है कि वो बिगड़ गए।
और बिगड़ने का कारण ये है कि अभी 1 महीने पहले ही जो पोलैंड के ट्रक ड्राइवर थे, उन्होंने यूक्रेन के ट्रक ड्राइवरों को अपने देश में आने से मना कर दिया था। यानी कि यूक्रेन के ट्रक ड्राइवर अब पोलैंड के रास्ते नहीं जा सकते हैं। क्यों ऐसा हुआ? वजह ये कि पोलैंड के जो ट्रक ड्राइवर है वो कह रहे हैं कि यूक्रेन के जो ट्रक ड्राइवर है उनका बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नुकसान इस वजह से पहुंचा रहे हैं क्योंकि जो ईयू के रूल्स होते हैं, ईयू के रूल्स के हिसाब से जो पोलैंड, क्योंकि ईयू का मेंबर है, तो जो पोलैंड के जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके ऊपर लिमिट है कि उतने घंटे काम कर सकते हैं, केवल 8 घंटे वो ट्रक चला सकते हैं। जबकि यूक्रेन ईयू का मेंबर नहीं है, तो यूक्रेन के ऊपर ऐसी कोई लिमिट नहीं है। उसके ट्रक ड्राइवर अगर 15 घंटे ट्रक चलाना चाहे तो चला सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, रोज़गार जो पोलैंड के अंदर रोज़गार है वो यूक्रेन के ट्रक ड्राइवर को मिल रहा है। तो इससे होता ये है कि पहली चीज़ है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि पोलैंड और यूक्रेन दोनों पड़ोसी देश है, और जब से लड़ाई शुरू हुई है, तो लड़ाई शुरू हुई है तो उससे जो यूक्रेन में जितना भी सामान आ रहा है जा रहा है, वो केवल पोलैंड के रास्ते से ही ये सब चीज़ें हो रही है। क्योंकि जो ब्लैक सी वाला इलाका था उसको तो रसिया ने ब्लॉकेट कर दिया था, तो वहाँ से तो कोई जा नहीं सकता। तो यूक्रेन का जितना सामान था वो पोलैंड से ही, जितने आर्थिक सहायता मिली है यूक्रेन को, जितनी सैनिक सहायता मिली है, वो सब पोलैंड के रास्ते से जा रही है। और साथ में ये हो रहा है कि जो यूक्रेन का जो एक्सपोर्ट है तो वो भी पोलैंड के रास्ते से दूसरे यूरोपियन देशों में जा रहा है। तो इससे ये हो रहा है कि पोलैंड, क्योंकि उसका जो, अगर हम इकोनॉमी देखें पोलैंड, तो दूसरे यूरोपियन देशों से वो गरीब है पोलैंड। और पोलैंड को जब वो ईयू का मेंबर बन रहा था तो उसको यही लगा था कि उसके जो जो वर्कर्स है पोलैंड के, उनको फ़ायदा मिलेगा, वो यूरोप में कहीं भी जा सकते हैं, तो वहाँ से तब वो पैसा इकट्ठा करके पोलैंड में लाएंगे। तो पोलैंड एक गरीब देश है, तो यूक्रेन भी कुछ कुछ पोलैंड जैसा ही है, वो भी गरीब देश है। तो अब क्या है कि अब उसको पोलैंड के जो ट्रक ड्राइवर है, ये पोलैंड के जो फार्मर है, अब उनको कंपटीशन मिलने लग गया। अब यूक्रेन के जो ट्रक ड्राइवर फार्मर हो गए, ये अब उन्हें कंपटीशन देने लग गए। तो ये कंपटीशन का सर के कारण ही पोलैंड के जो अब वर्कर्स हैं उनका जो रोज़गार है वो कम हो रहा है, या फिर उनका जो पैसा उनको मिलता था वो कम मिल रहा है। तो इसी का विरोध करने के लिए अभी 1 महीने पहले जो पोलैंड के ट्रक ड्राइवर है, उन्होंने यूक्रेन के ट्रक ड्राइवरों के लिए ब्लॉकेट कर दिया था, उनको अपने देश में आने से मना कर दिया था। तो ये अभी सिचुएशन बनी हुई है। हालांकि जो मिलिट्री के सामान अभी तक उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और मिलिट्री का जितना वेपन्स है वो पहुंच जा रहा है यूक्रेन में, उसमें ब्लॉकेट नहीं है फिलहाल। ब्लॉकेट दूसरी चीज़ों में, मिलिट्री को छोड़ा गया है इस ब्लॉकेट में। अभी देखा जाए तो फिर यूक्रेन को जो ग्रेन एक्सपोर्ट, अगर देखा जाए तो यूक्रेन का जो एकमात्र एक्सपोर्ट कुछ काम का है तो वो ग्रेन एक्सपोर्ट है। तो ग्रेन एक्सपोर्ट को भी नुकसान पहुंच रहा था, क्योंकि वो ब्लॉकेट हो गया था। फिर ब्लैक सी तो था ही ब्लॉकेट, और पोलैंड का रास्ता भी ब्लॉकेट हो गया। तो अब जाके ये थोड़ी सफलता मिली है पिछले 3-4 महीने से, जब से ब्लैक सी में यूक्रेन को सफलता मिली है, तब से उसके जो ग्रेन अब ब्लैक सी के रास्ते से पहुंच रहे दूसरे देशों में। हालांकि ये टेंशन अभी तक दोनों देशों में बना हुआ है। पोलैंड में अभी सरकार चेंज हो गई है, नए जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं डोनाल्ड टस्क, उन्होंने उम्मीद जताई है कि वो यूक्रेन के साथ वो समझौता कर लेंगे। फिलहाल ये जो ये ट्रक ड्राइवर का जो आंदोलन था वो अभी तक चलता आ रहा है। तो फिलहाल सबसे पहला टास्क यही है कि किस तरह से जो यहाँ का ब्लॉकेट है उसको हटाया जाए। आगे बढ़ते हैं। अभी सूडान से खबर आ रही है, सूडान का एक क्षेत्र है वध मदनी नाम से, तो इसमें जो रैपिड एक्शन फोर्स है इसने कब्जा कर लिया है। पहले तो हम समझ लेते हैं कि जो सूडान है उसमें अभी सिविल वार चल रहा है। तो सिविल वार पिछले 6-7 महीनों से चल रहा है। तो इस सिविल वार में दो पक्ष है, एक तो आर्मी है जिसके नेता बुरहान है, जनरल बुरहान, और दूसरे रैपिड एक्शन फोर्स है। तो इसके जो लीडर है वो है दगेलो, मोहम्मद हमदन दगेलो। ये दो पक्ष है इसमें, आर्मी और आरएएफ। तो आखिरकार ये लड़ाई क्यों हुई, सिविल वार शुरुआत क्यों हुई? पहली चीज़ ये है कि आज से 3-4 साल पहले सूडान में जो डिक्टेटरशिप थी उसका तख्ता पलट हो गया था। उम्मीद लग रही थी लोगों को कि डेमोक्रेसी आएगी। तो डेमोक्रेसी को कराने के लिए इलेक्शन होने थे 2-3 साल के अंदर। तो तब तक यहाँ पर फिर से तख्ता पलट हो गया। यानी कि जो एक ट्रांजिशन इन्होंने कमेटी बनाई थी जिसमें सेना का अध्यक्ष शामिल था और दूसरा एक पॉलिटिकल लीडर था। तो क्या है कि सेना के जो लीडर था उसने जो पूरी कमेटी को उसने बर्खास्त कर दिया और खुद सारी पावर उसने अपने पास ले ली। तो कौन था वो? बुरहान था, जनरल बुरहान, उसकी ने पावर पूरी अपनी ले ली थी। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद आर्मी के अंदर खुद यहाँ पर दरार पड़ गई।
आर्मी का जो पैरामिलिट्री वाला ग्रुप है रैपिड एक्शन फोर्स, उसने बुरहान के खिलाफ बगावत कर दी। तो अब ये दो पक्ष बने हुए, एक बुरहान वाला आर्मी का पक्ष है और दूसरा रैपिड एक्शन फोर्स जो पैरामिलिट्री विंग है इसका, जो मोहम्मद दगेलो के ये पक्ष बना हुआ है, इसके लीडर मोहम्मद दगेलो है। तो ये जो सिविल वार है इसमें सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी खार्तूम जो कैपिटल है सूडान की, वहाँ पर ये लड़ाई की शुरुआत हुई थी। तो ये खार्तूम के इलाके में लड़ाई शुरू हुई थी। जो खार्तूम के लोग यहाँ से भाग के वद मदीनी में चले गए थे, जो सूडान की कैपिटल खार्तूम से लगभग 100 किलोमीटर दूरी में ये पड़ता था, ये वद मदनी एरिया। तो यहाँ पर लाखों लोग यहाँ पर वो भागे थे, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर भी अब लड़ाई शुरू हो गई है, वद मदनी में भी अब लड़ाई शुरू हुई है। तो वो लोग जो खार्तूम से वद मदनी अपने को सेफ्टी के लिए आए थे, अब उनको फिर वहाँ से वद मदनी से भी दूसरी जगह भागना पड़ रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि अब वद मदनी में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है RAF, उसकी जीत हो गई है। अब उसने खार्तूम के इलाके को भी कब्जे में ले लिया और उसने वद मदनी के इलाके को भी कब्जे में ले लिया है। तो ये क्यों हुआ है कि जो आर्मी है, जो सूडान की आर्मी है, उसके पास इतनी पावर है, उसके पास एयरक्राफ्ट है, बहुत सारे उसके अच्छे अच्छे वेपन्स, एडवांस वेपन है, जबकि जो रैपिड एक्शन फोर्सेस है उसके पास इतने अच्छे वेपन नहीं है। तो क्यों जो आर्मी है वो इतनी एडवांस होके भी हार रही है, क्या वजह हो सकती है? पहली वजह ये है कि आर्मी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ठीक नहीं है। यानी कि आर्मी में जो सेना में ऑफिसर बनाए जाते हैं उनको नेपोटिज्म के आधार में उनको ऑफिसर का पद मिलता है। तो इस वजह से वहाँ पर जो सेना के जो अधिकारी है वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है। जबकि RAF जो पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रैंक अलग है, उसकी रैंक जो मेरिट के आधार में, उसकी जो ऑफिसर्स है वो मेरिट के आधार में आते हैं। तो इसी वजह से भी जो RAF है उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है बजाय किसके, जो आर्मी है उससे। दूसरा ये कि RAF को कई देश भी यहाँ पर सहायता मुहैया करा रहे हैं। UAE की तरफ से RAF को सहायता मिली है और वैगनर ग्रुप जो रसिया का है वो भी RAF को सहायता पहुँचा रहा है। तो ये जो वद मदनी की लड़ाई अब कंप्लीट हो चुकी है और जो आर्मी का ग्रुप है उसने भी मान लिया है कि उसको यहाँ पर हार हुई है। अभी देखना है कि क्या होगा, कि आर्मी जिसको हार का सामना करना पड़ रहा है, क्या वो बुरहान को रिप्लेस कर देंगे? अगर बुरहान को रिप्लेस हो जाएगा तो फिर बुरहान ही यहाँ पर सबसे बड़े लीडर थे, तो उनके जो देश बुरहान को सपोर्ट करते तो वो फिर अपना हाथ हटा देंगे बुरहान के ऊपर से। यानी कि आर्मी को जो अभी तक देश मदद कर रहे हो अपना सहायता वापस ले लेंगे। तो ये भी दिक्कत है, अगर बुरहान को सेना के दूसरे जनरल्स अगर हटाने की कोशिश करेंगे फिर उनको ऊपर ये बैकफायर कर सकता है। तो फिलहाल ये जो लड़ाई है इसमें 10,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है, जो सिविल वार है, और लाखों लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं अपने घरों से। ये पिछले 7-8 महीने से ये लड़ाई चल रही है और ये अफ्रीका में इस समय जो सिविल वार, इस देश में, ये लगभग 4-5 करोड़ की आबादी का देश है सूडान। तो यहाँ पर का जो सिविल वार की सिचुएशन है आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ये कैटेस्ट्रॉफी भी बन सकती है। और फिलहाल ये जो लड़ाई थी वो भी कैपिटल के इलाके में फैली हुई थी, लेकिन जब से ये वद मदनी में अटैक हुआ है तब से ये और चांसेस है कि दूसरी जगह में भी लड़ाई पहुँच सकती है। आगे बढ़ते हैं। अभी US और वेनेजुएला के बीच में समझौता हुआ था। यूएस ने एक वेनेजुएला कैदी को छोड़ दिया है और इस वेनेजुएला कैदी का नाम बताया जा रहा है एलिक्स सैब। ये वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है मुदेरो, निकोलस मुदेरो, और उसके काफ़ी करीबी था ये। तो अमेरिका ने इसको 2021 में पकड़ लिया था और इसको अमेरिका के जेल के अंदर रखा था। तो अमेरिका ने इसको छोड़ दिया है। बदले में जो वेनेजुएला की सरकार है उसने 10 अमेरिकन लोगों को छोड़ दिया है। तो ये डील हुई थी दोनों देशों के बीच में, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो एलेक्सिस सैब है जिसको अमेरिका ने गिरफ्तार किया था, तो इसके ऊपर आरोप क्या थे? इसके ऊपर आरोप थे कि इसने जो वेनेजुएला लोगों को, इसने उनके साथ फ्रॉड किया था। उनका जो पैसा था वेनेजुएला लोगों का, उस पैसे को ही गबन कर दिया था इसने। तो ये जब अफ्रीका में छुट्टी बनाने गया था तो उसी दौरान इसको पकड़ लिया गया था, फिर इसको अमेरिका भेज दिया गया था। अमेरिका के जेल के अंदर था ये पिछले 1-2 साल से। तो अमेरिका ने इसको छोड़ दिया है और बदले में जो 10 अमेरिकन जिनको वेनेजुएला सरकार ने छोड़ा है उनको देख लेते हैं। वो 10 लोग में से 6 लोग तो ऐसे जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, यानी कि वो उनको वेनेजुएला ने गलत पकड़ा था, उनके ऊपर कोई क्राइम नहीं है, तो वो तो बेकसूर थे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है इन 10 लोगों में से जिसके ऊपर करप्शन के आरोप है।
और जैसे वो यूएस पहुंचेगा तो यूएस की जो सरकार है हो सकता है उसको जेल के अंदर डाल दे। उसके ऊपर आरोप है करप्शन। उसने जैसे वो पेशे से कॉन्ट्रैक्टर था, तो उसने मिलिट्री ऑफिशियल्स जो अमेरिका के थे उनको रिश्वत दी थी उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। तो अभी तक 20 अमेरिकन ऑफिशियल्स को गिरफ्तार किया जा चुका है करप्शन के आरोप में। तो ये जो करप्शन हुआ था, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस व्यक्ति कॉन्ट्रैक्टर ने निभाई थी। तो ये अभी अमेरिका पहुंचने वाला है, तो अमेरिका ने इसके ऊपर अभी इस व्यक्ति को, अमेरिका जैसे ही पहुंचेगा तो अमेरिका की सरकार हो सकता है इसको गिरफ्तार कर ले। पहले देख लेते कि ये जो वेनेजुला है और अमेरिका के जो संबंध है पिछले कई सालों से ख़राब चल रहे, और अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा है वेनेजुला के ऊपर। तो वेनेजुला में सैंक्शन का असर ये हुआ है कि कई वेनेजुलन लोग अपने देश को छोड़ के भाग गए, वो अमेरिका की तरफ आ रहे हैं और दूसरे देशों में जा रहे हो। तो इससे फिर अमेरिका के ऊपर बैक फायर कर दिया है। ये जो अमेरिका की साउथर्न बॉर्डर है जो मैक्सिको से लगती है, वहाँ पर इस साल लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग मैक्सिको के रास्ते से अमेरिका की तरफ घुसना चाह रहे हैं। तो अमेरिका के ऊपर ये फिर ये जो माइग्रेंट इशू बन गया है। दूसरा आप देखा जाए तो अ, इस समय जो निकोलस मैदुरो है, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति, वो कह सकते हो डिक्टेटर है पूरे तरीके से। वो इलेक्शन वहाँ होते हैं नहीं, होते भी तो करप्ट इलेक्शन होते, फ्रॉड इलेक्शन होते। तो वेनेजुएला के ऊपर जो सैंक्शन लगे थे, वो इसका कारण ये था कि वेनेजुएला में जो फ्रॉड होता था, और वेनेजुएला में जो जिस तरह से वेनेजुएला की सरकार ने डिक्टेटरशिप के तहत उसने शासन चलाया था, तो अमेरिका ने उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया था। लेकिन अब पिछले 1 साल में देखने को मिल रहा है कि अमेरिका भी सैंक्शन हटाने के लिए तैयार हो गया है। अमेरिका ने कुछ सैंक्शन हटा भी दिए है। तो वेनेजुएला भी सरकार ने भी अब वादा किया है कि अगले जो इलेक्शन होंगे वो फ्री इलेक्शन होंगे, यानी कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन होंगे। तो उसी के कड़ी में ये कल ये डील हुई है, जिसके तहत वेनेजुएला ने 10 अमेरिकन लोगों को छोड़ दिया, जबकि अमेरिका ने एक वेनेजुएला कैदी को छोड़ दिया। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि वेनेजुएला ने जो वादे किए, जिसमें उसने कहा है कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन होंगे, क्या वो वाकई में इंडिपेंडेंट होंगे। अगर इंडिपेंडेंट इलेक्शन होते तो लगभग तय है कि मदुरो का हारना लगभग तय है। उनकी जो पॉपुलैरिटी बहुत कम है, क्योंकि वेनेजुएला में इस समय आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी है। आगे बढ़ते हैं। अभी बात की जाए तो मैक्सिको से भी खबर आ रही है। मैक्सिको में जो गैंग वार है वो बहुत ज़्यादा है। गैंग वार वहाँ पर काफ़ी चलता है, और जो गैंग्स बने हुए हैं जगह जगह में। तो ये जो गैंग्स होते हैं वो जो आम नागरिक है उनको भी नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे कि एक घटना आई है, उसमें जो बार्बर शॉप है वहाँ पर एक गैंग का मेंबर गया था, उसने बिना किसी बात में 4 नागरिकों की हत्या कर ली थी। कई लोग, एक घटना आई थी, टूरिस्ट गए थे, वो कोई टूरिस्ट 11 ग्रुप का मेंबर गया था, 11 मेंबरों का ग्रुप गया था टूरिस्ट प्लेस में, तो उनके ऊपर भी हत्या हो गई थी उनकी बिना किसी वजह से। तो इस तरह से जो गैंग लीडर है और जो गैंग है इधर के मैक्सिको में, वो क्या कर रहे हो, वो आपस में तो लड़ाई करते ही है, लेकिन वो पब्लिक को भी निशाना बना रहे हैं। पिछले 1-2 साल से ये घटना ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। तो आखिरकार मैक्सिको में ये जो घटना हो रही है वो इतनी आम बात हो चुकी है कि अभी ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन चुका है। अभी जो वेनेजुएला के जो ये मैक्सिको का इलाका है, मैक्सिको में इस समय सबसे ज़्यादा ये लोगों के लिए जो गंभीर समस्या का कारण यही बना हुआ है कि गैंग मेंबर्स जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अगर बात की जाए तो एक घटना हुई थी कुछ 1-2 हफ्ते पहले हुआ था। उसमें क्या है कि कुछ गैंग्स मेंबर गए थे, वो मैक्सिको का एक सेंटर मैक्सिको में एक गांव है, वहाँ पर वो रिश्वत मांगने गए थे, यानी एक्सटॉर्शन करने गए थे। वो फार्मर से वो पैसा मांगने गए थे, जबकि जो फार्मर्स थे अब इतना थक चुके हैं वो पैसा दे दे कर। तो अब उन्होंने फार्मर्स ने तय कर लिया था कि अब उनको हम सबक सिखाया करेंगे। तो फार्मर्स पहले से तैयार थे, उन्होंने तलवार और जितना जो कुल्हाड़ी कुड़ाड़ी लेके वो तैयार थे। जैसे गैंग मेंबर आए उनके ऊपर हमला कर दिया फार्मरों ने, तो 10 गैंग मेंबरों की मृत्यु हो गई थी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो आम नागरिक है, जो मैक्सिको का आम नागरिक है, वो थक चुका है, ये गैंग मेंबर्स के क्राइम से अब थक चुका है। वो सरकार भी उसकी मदद नहीं कर रही है, तो उसने अब अपने हाथ में ले ली ये सब चीज़ें। अभी जो सरकार है मैक्सिको की, वो लूला की सरकार है। लूला लगभग 4-5 साल से वो राष्ट्रपति है। नहीं, सॉरी, लूला नहीं है, लूला तो राष्ट्रपति ब्राज़ील के। अभी ओब्रेडोल है, ओब्रेडोल नाम से मैक्सिको के इस समय राष्ट्रपति है।
और ओब्राडोर 2019 के इलेक्शन में जीते थे। तो उन्होंने उनका जो पॉलिसीज़ है इसमें ऊपर ये जो गैंग्स के ऊपर उनकी पॉलिसी कुछ इस प्रकार से कि वो चाहते कि गैंग क्यों बन रहे हैं। उनका कहना है कि गरीबी बहुत है मैक्सिको में, तो हमको क्या करना है कि जो ज़्यादातर गैंग मेंबर बनते हैं वो गरीबी इलाकों से आते हैं, वो तो हमको गरीबी को ख़त्म करना है। गरीबी ख़त्म हो जाएगी तो गैंग मेंबर अपने आप फिनिश हो जाएंगे। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो गरीबी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उसका कुछ फ़ायदा पहुंचा है मैक्सिको में कुछ समय के लिए, जो इस तरह के क्राइम थे वो कम हो गए थे, लेकिन अब ये फिर से बढ़ने लग गए। बात की जाए तो वजह ये है कि जो इनका कन्विक्शन रेट है, जो गैंग्स मेंबर है, ये इनको पता है कि अगर ये क्राइम कर भी देंगे तो इनको ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कन्विक्शन रेट इनका 4% है, केवल 4% केसेस को में ही गैंग्स मेंबर को पकड़ के उनकी वो सज़ा सुनाई जाती है। बाकी जो 96% है वो बच जाते हैं। तो इनको पता है कि ये बच जाएंगे, तो इस तरह से कार्रवाई गैंग्स मेंबर करते रहते हैं। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर ड्रग ट्रैफिकिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए ये लोग होते हैं, यानी जो गैंग मेंबर है उनका प्रोफेशन क्या है, वो ड्रग का इधर से उधर करते हो। जो मैक्सिको का ड्रग है वो अमेरिका भेजते हो। तो अमेरिका के साथ संबंध भी अब ख़राब हो गए मैक्सिको के। अमेरिका के कई ऐसे सीनेटर है जो मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो अमेरिका सेना है उसको मैक्सिको में भेजना चाहिए और इन गैंग मेंबर को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तो ये जो गैंग सिस्टम है ये मैक्सिको का, उसका असर अमेरिका में भी हो रहा है। जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ पर जो ओब्राडोर है राष्ट्रपति, उनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। ओब्राडोर ने जिस तरह प्रकार से जो कुछ पिछले कुछ दिनों में घटनाएं हुई है जिसमें उन्होंने जो मारे गए लोग थे, उन्होंने कहा है कि ये लोग मरे, ये इसलिए मरे क्योंकि ये ड्रग लेना चाहते थे और ये गैंग मेंबर से इनका आमना सामना हो गया और गैंग मेंबरों ने इनकी हत्या कर ली। तो मतलब ये जो आम नागरिक है उनको ये गैंग मेंबर बताना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये ड्रग से जुड़े हुए हैं। तो ये जो आम जनता है वो ये जो राष्ट्रपति के ये इस तरह से जो उनके बहाने उससे थक चुकी है। एक महिला जिसका बच्चा है, बिना किसी वजह से उसको गैंग मेंबर ने मार दिया था, वो कह रही है कि मेरा बच्चा ड्रग्स नहीं लेता था। ये राष्ट्रपति किस तरह से बातें कर रहा है, मेरा बच्चा इस तरह से कोई गलत काम नहीं करता था। मेरा बच्चा बिल्कुल स्टूडेंट था और वो बस वो पिकनिक जा रखा था, तो उसने कोई गलती नहीं की थी, उसको बिना वजह गैंग मेंबर ने मार लिया। और वो कहती है कि ये जो राष्ट्रपति है वो गलत बातें कर रहा है, उसको वो राष्ट्रपति उस तरह से बिना किसी एविडेंस से उसको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो विक्टिम्स जो फैमिली है उनको वो उनके जो जले में नमक छिड़कने वाली हरकतें राष्ट्रपति इस समय कर रहे हैं, उनका कहना है। तो इस समय जो इस तरह से जो गैंग क्राइम वो मैक्सिको में बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं, लेकिन ये जो समस्या है इसको सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिल पाया, कैसे इसको कम किया जाए। मैक्सिको तो इस समस्या से है ही परेशान और अमेरिका को भी समस्या का सामना करना पड़ता है।